Namaskar everyone, this is Anju and you are watching Grow Up. So in today's video, we will going to cover the unit Learning Disability Intervention Strategies, that is सीखने की विकलांगता हस्तक्षेप रणनीतियाँ, and we will going to cover all the topics listed here in both the languages English and Hindi. So let us understand what are the strategies and why they were designed. ठीक है, स्ट्रेटजीज हम क्यों डिज़ाइन करते हैं किसी चीज़ के लिए. ठीक है, अगर हम स्पेसिफिकली यहाँ पर रीडिंग की बात करें तो एक ताकि एक सपोर्टिव और इंक्लूसिव एनवायरनमेंट, लर्निंग एनवायरनमेंट हम वहाँ पर प्रोवाइड कर सकें. ठीक है, जो हमारी स्किल है ताकि वो इम्प्रूव हो सके, जो हमारी डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो सके उन स्किल्स में. सो उसमें सबसे पहला जो स्ट्रेटजी है हमारी वो है क्रिएटिंग अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट, कि एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट हम क्रिएट कैसे करें. तो सपोर्टिव एनवायरनमेंट के लिए जो सबसे बेसिक चीज़ है क्या है, क्वाइट एरिया. सो प्रोवाइडिंग अ क्वाइट एरिया फॉर रीडिंग एक्टिविटीज़ recognizes the importance of minimizing distractions, which can be particularly helpful for students with learning disabilities who may struggle with focus. ठीक है, इससे क्या होगा, अगर हम एक क्वाइट एरिया वहाँ पर देंगे बच्चों को, ताकि तो जो डिस्ट्रैक्शंस है वहाँ पर उनकी, कि शोर शराबा अगर क्लास में नहीं आ रहा है तो जो डिस्ट्रैक्शन उनकी नहीं होगी, और वहाँ पर वो जो स्ट्रगल करते हैं बच्चे फोकस के लिए, वो फोकस आराम से वहाँ पर कर पाएंगे और उनकी रीडिंग ऑब्वियसली इम्प्रूव होगी. यहाँ पर कि एक चीज़ को वो अगर पूरी फोकस से कर रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पर इम्प्रूव होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. साथ ही साथ जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वाले स्टूडेंट हैं उनको भी ज़्यादा स्ट्रगल यही होता है कि उनका फोकस नहीं बन पाता है. अगर हम डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज़ कर देंगे यहाँ पर, तो जो है उनका फोकस बन जाएगा और जो उनके रीडिंग स्किल्स हैं वो यहाँ पर इम्प्रूव हो सकते हैं. तो पढ़ने, लिखने और गणित कार्यों के लिए रणनीतियाँ देख लेते हैं. तो हम सबसे पहले रणनीति देखेंगे यहाँ पर पढ़ने के लिए. ठीक है, तो इसको यहाँ पर हेडलाइन बना लेना, बाय मिस्टेक इट इज़ रिटन हियर. ये पढ़ना है. ठीक है, तो पढ़ने में सबसे पहली रणनीति हमारी क्या होगी, एक सहायक वातावरण हम कैसे बना सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले कैसे बनाएंगे एक सहायक वातावरण, कि जो वातावरण अगर हमारा शांत होगा, ठीक है, तो पढ़ने की गतिविधियों के लिए शांत क्षेत्र अगर हम प्रदान करेंगे, ठीक है, जो विष्कर्षण है उनके लिए उनको कम कर देंगे हम, जो डिस्ट्रैक्शन है. ठीक है, ताकि बच्चे का जो है पूरा फोकस, पूरा ध्यान है वो केंद्रित हो. अब ठीक है, उसको कठिनाई ना हो ध्यान केंद्रित करने के लिए. तो इसमें क्या होगा, जो सीखने की अक्षमता वाले छात्र है वो भी आसानी से यहाँ पर ध्यान कर सकते हैं, अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं पढ़ने में. ठीक है, तो जो हमारा पढ़ना है यहाँ पर वो हम उसको अच्छा कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं अगर एक शांत क्षेत्र होगा. ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा शोर शराबा नहीं होगा, तो हम वहाँ पर अपनी जो रीडिंग स्किल्स हैं, अपने पढ़ने की जो स्किल्स हैं उनको यहाँ पर अच्छा कर सकते हैं. नेक्स्ट इज असेसिबल रीडिंग मटेरियल्स. ठीक है, कि जो सुलभ पठन सामग्री अगर हम प्रोवाइड करें तो उसके लिए क्या है, बुक्स ऑन टेप. ठीक है, कि ऑफरिंग बुक्स ऑन टेप अकोमोडेट्स डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स एंड हेल्प ऑडिटरी लर्नर. ठीक है, कि कोई अगर ऑडिटरी लर्नर है हमारे पास जिसको सुनकर चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो टेप पर किताबें होती है ना, ठीक है, जो रिकॉर्डेड होती हैं, जिनको सुनकर इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो हम उन किताबों का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. साथ ही साथ लार्ज प्रिंट एंड स्पेसिंग. ठीक है, अगर कोई यहाँ पर देख कर, ठीक है, जिसको देखने में चैलेंज हो रहा है यहाँ पर विजुअली, ठीक है, तो उनके लिए हम जिस पर जैसे बड़े बड़े लेटर्स में लिखा होता है, ठीक है, लार्ज प्रिंट होता है और उनके बीच में जो स्पेसिंग होती है वो भी ज़्यादा होती है. ठीक है, कि बच्चे उसको अच्छे से यहाँ पर पढ़ सके, जो रीडेबिलिटी है वहाँ पर उनकी अच्छी हो सके. तो जो बड़े प्रिंट और रिक्ति वाली चीज़ें भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं असेसिबल रीडिंग मटेरियल में हमें. ठीक है, बिकॉज यूजिंग बुक विद लार्ज प्रिंट एंड एम्पल स्पेस एड्रेस विजुअल चैलेंजेस एंड एनहांस रीडेबिलिटी. ठीक है, कि एक तो आप ऐसे पढ़ रहे हो, ठीक है, नॉर्मल, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे लार्ज स्पेसिंग वहाँ पर हो रही है. ठीक है, एक लाइन यहाँ पर है, वो भी इतनी लार्ज. ठीक है, और उसके बीच में फिर यहाँ पर जो है बहुत स्पेसिंग भी अच्छी खासी है, उसके बाद यहाँ पर दूसरी लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है. ठीक है, तो वो क्या होगा, ये यहाँ पर फोकस उसका ज़्यादा होगा कि भाई फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है, ठीक है, और हमारे सेकंड लाइन में क्या लिखा है. इंस्टेड अगर हम उनको यहाँ पर ये नॉर्मली ऐसे पढ़ाने की कोशिश करें. ठीक है, नेक्स्ट एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन. ठीक है, कि जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर उनकी एक्सेस कैसे करें, एक्सेस हो सके. ठीक है, उन तक उनकी जो है पहुँच होनी चाहिए. सो प्रोवाइडिंग क्लास नोट्स, उनको क्लास नोट्स हम देंगे जो क्लास में हम कुछ भी काम करवाते हैं. ऑफरिंग कॉपीज ऑफ क्लास नोट्स सपोर्ट कॉम्प्रिहेंशन एंड रीइंफोर्सेस लर्निंग. ठीक है, तो जो क्लास में हमने नोट्स बनाए हैं उनकी पढ़ाते हैं, उनकी फ़ोटो कॉपीज हम बच्चों को दे सकते हैं. ठीक है, उनको प्रदान करना समझ का समर्थन करता है और सीखने को सुदृढ़ करता है. ठीक है, कि अगर उनको क्लास में कोई डिफ़िकल्टी हुई है, ठीक है, वो स्लो लिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उनको यहाँ पर
उनके प्रिंट आउट्स दे देंगे, ठीक है, कि ताकि वो अगर उनका पढ़ने का मन कर रहा है, ठीक है, बच्चा पढ़ने में अच्छा लेकिन वो लिख नहीं पाए, तो वो उनको यहाँ पर अच्छे से पढ़ सकता है। देन ऑल्टरनेटिव बुक रिपोर्ट्स, ठीक है, वैकल्पिक पुस्तक है जो उनकी रिपोर्ट हम यहाँ दे सकते हैं। अलाइंग अल्टरनेट फॉर्म्स फॉर बुक रिपोर्ट्स एक्नॉलेजिंग डाइवर्स वेज ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कि एक ही चीज़ का अगर दो डिफरेंट बुक में, ठीक है, डिफरेंट टाइप से उसको डिस्क्राइब किया गया है, तो हम उसको जिस टाइप से उसको समझ आ रही है, ठीक है, उस बुक की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उसको समझा दें, ठीक है, ताकि उसको जो है अच्छे से वो चीज़ें समझ में आ सके। देन मल्टी सेंसरी अप्रोच, ठीक है, एक बहुसंवेदी दृष्टिकोण, उसके लिए हम क्या करेंगे, विजुअल एंड ऑडिटरी सेंसेस का यूज़ करेंगे, जो हमारी दृश्य या श्रवण इंद्रियां, ठीक है, कि मल्टी सेंसरी मतलब एक से अधिक सेंसेस, ठीक है, एक से अधिक संवेदनाएं हमारी जहाँ पर यूज़ होती हैं, ठीक है, तो हमारी आंखें और कान दोनों को यूज़ करके एनकरेजिंग द यूज़ ऑफ बोथ विजुअल एंड ऑडिटरी सेंसेस, रिकॉग्नाइजिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ मल्टी सेंसरी लर्निंग, ठीक है, तो हम उनकी ऐसे लर्निंग कराएंगे कि उनको दिखाया भी जाए, साथ साथ उनको सुनाया भी जाए, ठीक है, जिससे जो है उनकी लर्निंग यहाँ पर अच्छी हो सकती है, कि दृश्य और श्रवण दोनों इंद्रियों का उपयोग हमें यहाँ पर प्रोत्साहित करना है, ताकि जो बहुसंवेदी शिक्षा है उसके महत्व को हम यहाँ पर इंक्रीज कर सकें। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशंस, ठीक है, हम जो इंफॉर्मेशन है उसको यहाँ पर कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, तो सबसे पहला है स्मॉल यूनिट्स, ठीक है, उनको छोटी छोटी यूनिट्स में हम डिवाइड करेंगे। प्रेजेंटिंग मटेरियल इन स्मॉल यूनिट एड्स इन बेटर प्रोसेसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, अगर हम यहाँ पर जो हमारी इंफॉर्मेशन है उनको छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर देंगे, छोटे छोटे पोर्शन में, और फिर बताएंगे, तो उनको बच्चे जो है ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। इंस्टेड, ठीक है, हमें अगर एक चीज़ के बारे में यहाँ पर 10 चीज़ें बतानी है एक टॉपिक के बारे में, तो अगर हम उनको छोटा छोटा करके यहाँ पर ब्रीफली समझाएंगे, ठीक है, बच्चे को एक एक करके, तो वो ज़्यादा समझ में आएंगी, रेदर देन आप जो 10 लाइन है वो एक साथ बोल रहे हो, ठीक है, तो जो छोटी इकाइयाँ हैं वो यहाँ पर हो जाता है कि छोटी इकाइयों में सामग्री प्रस्तुत करने से बेहतर प्रसंस्करण और समझ में सहायता मिलती है, कि हम छोटी छोटी इकाइयों में उनको यहाँ पर डिवाइड कर लें। देन ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स, ठीक है, यूजिंग ग्राफिक ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प स्टूडेंट कनेक्ट आइडियाज़ एंड विजुअल रिप्रेजेंटेशन इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो हम ग्राफ्स में यहाँ पर देते तो क्या करता है, हमारी जो विजुअल इन्फॉर्मेशन है वही तो बढ़ती है, ठीक है, कि हमें ग्राफ में पता चल रहा है कि भाई ये यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पर जो ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके यूज़ को हमें यहाँ पर बढ़ावा देना है, कि जो ग्राफिक आयोजकों का उपयोग करके छात्रों को विचारों से जोड़ने और जानकारी को दृश्य रूप से प्रस्तुत करने में मदद मिलती है, ठीक है, इसे हमने क्या देखा, वैसे अगर हमें याद रहे या ना रहे, ठीक है, अगर हमें जो विजुअल सेंसेस है तो उसके थ्रू हमें क्या रह जाएगा कि भाई इसका ग्राफ ऐसे बना था, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर थ्योरी बना सकते हैं कि वो कुछ चीज़ थी जो यहाँ पर इंक्रीज हो रही थी, राइट। देन एनकरेजिंग रीडिंग एंगेजमेंट, जो पढ़ने की व्यस्तता है उसको हम कैसे प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है, कि वो जहाँ पर पढ़ाई अच्छे से करे। रीडिंग अलाउड, उसको बोलेंगे कि थोड़ा जोर से पढ़ो यहाँ पर। रीडिंग एंड शेयरिंग स्टोरीज विद स्टूडेंट फोस्टर्स ए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड रीडिंग, ठीक है, कि अगर विद्यार्थियों के साथ वो कोई कहानियाँ पढ़ रहे हैं, उनको साझा करने हैं, तो उससे उनका जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, जो एक सकारात्मक दृष्टिकोण है यहाँ पर विकसित होता है। सेकेंड क्या करेंगे, चैप्टर आउटलाइंस स्टडी गाइड्स, ठीक है, कि जो अध्याय की रूपरेखा या अध्ययन मार्गदर्शिकाएं हैं। सो प्रोवाइडिंग चैप्टर आउटलाइंस और स्टडी गाइड्स असिस्ट स्टूडेंट इन नेविगेटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द रीडिंग मटेरियल, ठीक है, कि उसको हम एक मोटे तौर पर गाइड दे देंगे कि भाई इसमें ऐसे ऐसे हुआ था, इस चैप्टर की ये स्टोरी है, अब आप इसको पढ़ियो, ठीक है, आपको इसको पढ़ना है, उसकी एक आउटलाइन दे दी, उसको हमने यहाँ पर गाइड कर दिया है। तो अगर हम अध्याय की रूपरेखा या मार्गदर्शिकाएं छात्रों को प्रदान करेंगे, तो छात्रों की जो पठन सामग्री है उसको समझने और उसको समझाने में उनको सहायता मिलती है, ठीक है, कि कैसे वो उसको पढ़ेंगे और कैसे वो उसको समझाएंगे एक दूसरे को। एडवांस प्लानिंग, ठीक है, एडवांस प्लानिंग हम कैसे करेंगे, अनाउंसिंग असाइनमेंट्स। सो अनाउंसिंग रीडिंग असाइनमेंट्स वेल इन एडवांस अलाउज स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर एंड मैनेज देयर टाइम इफेक्टिवली, ठीक है, कि अगर किसी को रीडिंग में डिफिकल्टी है तो हमने बोल दिया कि भाई कि कल हम आप सब लोगों से यहाँ पर, या जिन जिन बच्चों से हमें रीडिंग करवानी है, कि हम आपका कल रीडिंग का असाइनमेंट होगा तो आपको रीड करना। तो उससे क्या होगा कि बच्चे जो है घर पर जाकर प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, मैनेज करेंगे अपने टाइम को,
तो अगर वो अच्छे से जाकर मैनेज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे उस चीज़ की, तो वो चीज़ें इंप्रूव होगी। एक तो आप खाली क्लास में ऑन द स्पॉट टेस्ट ले रहे हो, इंस्टेड एक बार आप बता कर ले रहे हो, तो बताने से क्या होगा, एक बार वो घर पर प्रैक्टिस करेगा, ठीक है, और दूसरी बार वो आपके पास आकर जहाँ पर अपना टेस्ट हो रहा है वहाँ पर प्रैक्टिस करेगा, तो उससे जो उसकी रीडिंग स्किल्स है यहाँ पर इम्प्रूव होंगी। देन रीडिंग अलाउड सपोर्ट, ठीक है, कि जोर जोर से पढ़ना, उसको बोलना है कि जो रीडिंग मटेरियल है उसको यहाँ पर उसको जोर से पढ़ना, ताकि जो उसकी वॉल्यूम क्लियर हो और उसमें थोड़ा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। सो ऑफरिंग टू रीड रिटन मटेरियल अलाउड व्हेन नेसेसरी प्रोवाइड्स एडिशनल सपोर्ट फॉर कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो जब अगर में आवश्यकता है तो जो लिखित सामग्री है उसको जोर से पढ़ने की हमें पेशकश समझने के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करती है, कि अगर हम किसी चीज़ को जोर से पढ़ते हैं तो एक तो हमारा फोकस वहाँ पर जनरेट होता है, साथ ही साथ एक यहाँ पर क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस की फीलिंग भी डेवलप होती है, ठीक है, कि मैं कॉन्फिडेंटली इन चीज़ों को यहाँ पर अच्छे से पढ़ रहा हूँ। कनेक्टिंग रीडिंग टू एवरीडे लाइफ, ठीक है, हम उनको जो भी रीडिंग करा रहे हैं उसको उनकी एवरीडे लाइफ से जोड़ते हैं, ठीक है, ताकि वो उस चीज़ को समझ सके, उसके सिग्निफिकेंस को समझ सके। सो पॉइंटिंग आउट सिग्निफिकेंस, पॉइंटिंग आउट वेज इन विच रीडिंग इज इम्पॉर्टेंट इन एवरीडे लाइफ reinforces the practical importance of reading skills। तो हमें इसके महत्व को यहाँ पर उन बच्चों को बताना है, उन तरीकों को हमें उनको बताना है जिनसे जो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट है, जिसमें क्या है, पढ़ना महत्वपूर्ण है, ठीक है। उनको ऐसा ना लगे कि रीडिंग का जो है कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है उनकी लाइफ में, तो हमें ऐसे तरीके उनको बताने हैं जिनमें रीडिंग का जो है उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत अधिक महत्व है। पढ़ने के कौशल के व्यवहारिक महत्व को हम पुष्ट करते हैं, ठीक है, कि जो उसके प्रैक्टिकल स्किल्स है पढ़ने के वो यहाँ पर अच्छे हो जाएंगे। अगर उसको पता चलेगा कि मुझे डेली लाइफ में यहाँ पे यूज़ करनी है, वो बच्चा उसको ज़्यादा अटेंशन देगा, ठीक है, और उसको एवरीडे लाइफ में जब वो कनेक्ट करेगा, ठीक है, जहाँ पर भी उसकी अपनी डेली लाइफ में यूज़ हो रही है तो वहाँ पर भी उसको इम्प्रूव करने का यहाँ पर ट्राई करेगा। टीचिंग रीडिंग स्किल्स, ठीक है, उनको जो रीडिंग स्किल्स है वो यहाँ पर हम अच्छे से बताएंगे। सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग बुक्स, सो टीचिंग स्टूडेंट्स हाउ बुक्स आर ऑर्गेनाइज्ड एनहेंसेस द एबिलिटी टू नेविगेट एंड कॉम्प्रिहेंड रिटन मटेरियल, ठीक है, कि अगर कोई चीज़ें यहाँ पर ऑर्गेनाइज अच्छे वे से हुई हैं, ठीक है, तो उससे क्या है, जो हमारी लिखने की शक्ति है कि हम चीज़ों को समझ सकते हैं, उनको ध्यान में दे सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं, तो वो भी हमारे लिए एक ईजी हो जाता है। तो किताबों को व्यवस्थित करना, तो छात्रों को हमें यह सिखाना है कि किताबों को कैसे व्यवस्थित की जाती है, ठीक है, और उसको उनके नेविगेट करने या लिखित सामग्री को समझने की क्षमता को बढ़ाते हैं, ठीक है। अगर हमें यहाँ पर बुक्स को ऑर्गेनाइज करना आ गया कि भाई ये ऐसा तरीका होता है बुक को ऑर्गेनाइज करने का, ठीक है, हमें सबसे पहले ये पढ़ना होता है, उसके बाद हमें कंप्लीट करके समरी देखनी होती है, तो उसके बाद जो है हम रिटन मटेरियल पर जाएंगे, ठीक है, तो जो रीडिंग है ईजी हो जाएगी। अगर हम उसकी समरी यहाँ पर पहले देख लेंगे तो हमें उसकी एक स्टोरी गाइडलाइन यहाँ पर मिल जाएगी, और उसके बाद अगर हम उसकी रीडिंग करते हैं तो वो अच्छी हो जाएगी। देन प्रेडिक्टेबल वर्ड्स एंड एनवायरमेंटल प्रिंट, जो पूर्वानुमेय शब्द और पर्यावरण प्रिंट, यूजिंग स्टोरीज विद प्रेडिक्टेबल वर्ड्स एंड लेबलिंग प्रोजेक्ट्स इन द क्लासरूम हेल्प रीइंफोर्स बेसिक रीडिंग स्किल्स, ठीक है। तो जो कक्षा में जो पहले से यहाँ पर यूज है प्रेडिक्टेबल वर्ड्स है, उनके साथ अगर कहानियाँ हम प्रस्तुत करते हैं और वस्तु का लेबल करना बुनियादी पढ़ने के कौशल को सुदृढ़ करता है, ठीक है, कि कुछ ऐसे प्रेडिक्टेबल वर्ड्स जिनको बच्चे यहाँ पर प्रिडिक्ट करते हैं, जो बच्चे जानते हैं, ऐसे वर्ड्स को अगर हम यूज़ करते हैं अपनी रीडिंग में, तो वो जो है ज़्यादा एक अच्छे रीडिंग स्किल्स बिल्ड करते हैं, ठीक है। कि अगर हम ऑब्जेक्ट्स को लेबल कर रहे हैं, हमारे क्लासरूम में कोई ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, उनके बारे में कोई रीडिंग हो रही है, हम उनको लेबल करके किसी बच्चे को यहाँ पर बता रहे हैं, तो हमारी रीडिंग स्किल्स वहाँ पर इम्प्रूव होंगे। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस एंड डिकोडिंग, ध्यानात्मक जागरूकता और डिकोडिंग, ठीक है। तो इसमें क्या है, रिकॉग्नाइजिंग साउंड्स, कि साउंड्स को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं हम ध्वनि को। सो प्रमोटिंग साउंड अवेयरनेस, तो अब हर बच्चे में जो है साउंड अवेयरनेस होनी चाहिए। इंस्ट्रक्टिंग स्टूडेंट्स टू पे अटेंशन टू द साउंड्स इन लैंग्वेजेस इज़ फंडामेंटल फॉर डेवलपिंग फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, ठीक है, कि जो कभी जो बातें करते हैं तो उसमें हमने उनकी जो ध्वनियाँ निकल रही हैं उन पर विशेष ध्यान देना है। तो छात्रों को भाषा में ध्वनियों पर ध्यान देने की निर्देश करना है, ध्वनि संबंधी जागरूकता विकसित करनी है, ठीक है, कि यहाँ पे हमें कैसे ध्वनि निकालनी है, ठीक है, यहाँ पर हमारी ध्वनि थोड़ी मतलब लो पिच में हो जाएगी, तो वो सबको पता होना चाहिए, ठीक है, कि ये डिकोडिंग है तो डी पे ज़्यादा फोकस करना, या इसको बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट बोलना है डिकोडिंग, ठीक है, किसी चीज़ पर हमें यहाँ पर एम्फोसाइज नहीं करना। तो उनको ध्वनियों का जो फोनोलॉजिकल अवेयरनेस है यहाँ पर बच्चों को वो अच्छे से होनी चाहिए, ध्वनि की जागरूकता। देन
सिलेबल एंड राइम्स रिकॉग्नाइजेशन, जो अक्षरों शब्दांश और छंद है उनकी पहचान हम बच्चे को कैसे कराएंगे। क्लैपिंग आउट सिलेबस, ठीक है, अक्षरों को ताली बजाना। Engaging students in clapping out syllables and participating in rhymes activities enhance their phonic awareness, ठीक है, कि अगर उनको राइम एक्टिविटीज़ में हम इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है, कि कोई पोएम को वो यहाँ पर उसकी धुन में गा रहे हैं, ठीक है, तो उससे भी उनके रीडिंग स्किल्स यहाँ पर इंक्रीज होंगे। कि जो विद्यार्थियों को अक्षरों को ताली बजा के, आपने देखा होगा ना, जनरली छोटे बच्चों में ऐसा होता है कि क्लैपिंग बजा बजा के उनसे कोई पोएम यहाँ पर होती है, ठीक है, राइम्स वो करवाई जाती हैं, जिससे क्या होता है उनके रीडिंग स्किल्स यहाँ पर बिल्ट होते हैं। क्लियर इंस्ट्रक्शंस इन रिकॉर्डिंग, ठीक है, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ यहाँ पर हम कराएंगे, कुछ विशिष्ट निर्देशात्मक गतिविधियाँ। प्रोवाइडिंग एक्सप्लिसिट एंड क्लियर एक्टिविटीज व्हेन टीचिंग रिकॉर्डिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इफेक्टिव लर्निंग, ठीक है, तो जब हम रिकॉर्डिंग सिखाते हैं बच्चों को तो स्पष्ट समय समय पर जो स्पष्ट गतिविधियाँ हैं, ठीक है, वो उन बच्चों को प्रदान करते हैं कि भाई यहाँ पर आपको ऐसी साउंड यूज़ करनी है। इंस्ट्रक्शन जो है हमारी वो यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, जो बच्चों को इफ़ेक्टिव तरीके से वो यूज़ भी कर सके और उनको यहाँ पर अच्छे से समझ भी आ सके। देन राइटिंग को हम यहाँ पर कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिव असेसमेंट मेथड्स, ठीक है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन विधियाँ हम देख लेते हैं पहले। सो इन इंस्टेंसेस वे ट्रेडिशनल रिटन एग्जाम्स may pose challenges, consider incorporating oral exams as an alternative assessment method, ठीक है, तो क्या था कि रिटर्न में एग्जाम नहीं होता तो ओरल एग्जामिनेशन उसको हम इसका अल्टरनेट मानते थे, ठीक है, कि कोई अगर लिख नहीं सकता है तो हम उससे ओरली उसका टेस्ट ले लेते हैं। सो दिस अप्रोच अकोमोडेट्स वेरिंग लर्निंग स्टाइल्स एंड रिड्यूसेस पोटेंशियल बैरियर, तो इससे क्या होगा कि जो पोटेंशियल बैरियर्स थे वो हमने यहाँ पर ख़त्म कर दिए और डिफरेंट अप्रोचेस यहाँ पर आ गए, ठीक है, कि हम कैसे कैसे अलग अलग तरीक़ों से सीखते हैं, तो अलग अलग दृष्टिकोण बन गया हमारा। तो ऐसे मामलों में जहाँ पारंपरिक लिखित परीक्षाएं चुनौती खड़ी कर सकती हैं, वैकल्पिक मूल्यांकन पद्धति के रूप में मौखिक परीक्षाओं को शामिल करने पर विचार करना चाहिए, ठीक है, कि अगर कोई बच्चा लिखने में असमर्थ है तो हम उससे वही चीज़ें पूछ सकते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा कि भाई इस बच्चे को उस पर्टिकुलर चीज़ की नॉलेज है या नहीं है। तो यह दृष्टिकोण अलग अलग सीखने की शैलियों में को समायोजित करता है और संभावित बाधाओं को कम करता है। ओके, फर्स्ट है नॉट टेकिंग असिस्टेंस, कि वो बच्चा नोट कैसे करता है, तो हमें फैसिलिटेट करना है इफेक्टिव नोट टेकिंग बाय असाइनिंग अ पीयर टू designated note taker for the student. Additionally, providing pre-made notes or outlines can help minimize the cognitive load associated with extensive writing during lectures, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि लेक्चर्स में क्या होता है, ब्लैक बोर्ड पर टीचर लिखता है तो बच्चे नोट्स बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है अगर किसी की राइटिंग स्किल्स यहाँ पर कमज़ोर हैं तो वो और कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि वो इन प्रेशर वो उन चीज़ों को बहुत फास्ट लिखता है, ठीक है, क्लियर नहीं होती है, तो उससे उसकी राइटिंग भी यहाँ पर ख़राब हो जाती है। तो छात्र के लिए किसी सहकर्मी या नियमित नोट वाले को नियुक्त करना चाहिए, ठीक है, कि यहाँ कर अगर 2 स्टूडेंट्स बैठे हैं तो एक के पास यहाँ पर नोट अवेलेबल होने चाहिए जिससे कि वो उनको देखकर समझ सके। साथ ही साथ जो प्रभावी नोट लेने की सुविधा है उनको प्रदान करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो पूर्व निर्मित हम उनको पहले से ही नोट्स बनाकर एक रूपरेखा वहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है, कि हमने 2 लाइन्स उनमें लिखी है, 2 उनको लिखनी है, ताकि जो उनका लिखने का मटेरियल वो कम हो जाए, उनके जो ब्रेन पर प्रेशर आ रहा है कि मुझे जल्दी जल्दी से ये सब लिखना है नहीं तो टीचर इरेज कर देगा, वो यहाँ पर कम हो जाए। तो जो नोट टेकिंग असिस्टेंस है, नोट लेने में सहायता हमें बच्चों को यहाँ पर प्रोवाइड करानी है। गाइडेड आउटलाइनिंग, ठीक है, निर्देशित रूपरेखा। सो offer structured support for organizing thoughts by providing a particularly complete outline, ठीक है, हमें उनको एक अच्छी आउटलाइन देनी है प्रॉपर। सो दिस अप्रोच असिस्ट स्टूडेंट इन अंडरस्टैंडिंग द हायरार्की ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एनकरेज डिटेल्ड रिस्पॉन्सेज अंडर मेजर हेडिंग्स, ठीक है, कि मेजर हेडिंग ये होगी आपको इसके बारे में लिखना, फिर आपको इसके सब टॉपिक्स बनाने, तो एक अच्छी गाइडेड आउटलाइन हमें यहाँ पर देनी कि इस जो भी टॉपिक हम दे रहे हैं बच्चों को उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, इंस्टीड ऑफ कि उसको एक बस थ्योरी यहाँ पर लिखनी है, उसके अलावा हमें बताना है कि पर्टिकुलर इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो जो आंशिक रूप से पूर्ण रूपरेखा प्रदान करके विचारों को व्यवस्थित करने के लिए संचरित सहायता में प्रदान करनी है। यह दृष्टिकोण छात्रों को सूचना के
पदानुक्रम को समझने में सहायता करता है और जो प्रमुख शिक्षक हैं उनके तहत विस्तृत प्रतिक्रियाओं को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, कि हमें पता है कि भाई जो मेन टॉपिक है उसको मिड में लिखते हैं, ठीक है, फिर हम उसके बारे में बताते हैं, फिर जो उसके अंदर उसके पार्ट्स आते हैं उनको हम सब हेडिंग्स लिखते हैं, ठीक है, फिर उनको यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं। तो इससे जो है हमें शीर्षक का महत्व पता चलता है यहाँ पर, ठीक है, कि ये जो मेन पार्ट है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके सब टॉपिक्स है, कि सब कुछ जो है इन्वॉल्व बेसिकली इसी पार्ट में है, राइट। तो गाइडेड आउटलाइन देनी है हमें। देन टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, तकनीकी सहायता देनी है हमें। सो लेवरेज टेक्नोलॉजी टू एनहांस राइटिंग कैपेबिलिटीज, अलाइंग द यूज ऑफ लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स इक्विप्ड विद फीचर्स लाइक स्पेल चेक, ग्रामर टूल्स और कट एंड पेस्ट फंक्शनली प्रोवाइड्स इनवैल्यूएबल सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स विद राइटिंग चैलेंजेस। ठीक है, किसी को राइटिंग चैलेंजेस है तो यहाँ पर कितनी सारी टेक्नोलॉजीज हमारे पास आ गई है ना, लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स को यूज़ कर सकते हैं हम लिखने के लिए, जिनमें क्या है हमारे स्पेलिंग चेक सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ग्रामर टूल्स होते हैं, या कट एंड पेस्ट का जो फंक्शन होता है वो हमें यूज़ बच्चों को करने देना चाहिए, राइट। सो लेखन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है, कि जो वर्तनी की जांच है, व्याकरण है, उपकरण है, और कट एंड पेस्ट वाली जो यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध की गई उन बच्चों वो बच्चे उनको यूज़ कर सके। उन जैसी सुविधाओं से लेस लैपटॉप या कंप्यूटर के उपयोग को हमें बच्चों को अनुमति देनी है, ठीक है, कि वो उनको उपयोग कर सके, जो उनके राइटिंग में, जो उनकी लिखने में यहाँ पर चैलेंजेस आ रहे थे उनको वो कम कर सके। रिड्यूसिंग कॉपिंग डिमांड्स, ठीक है, जो नकल की मांग है उनको कम करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई एक बच्चा है तो वो बस कॉपी कर रहा है, जैसा यहाँ पर लिखा है वैसा इस दूसरे बच्चे ने लिख दिया, नो। ठीक है, सो रिकॉग्नाइज द पोटेंशियल डिफिकल्टीज इन कॉपिंग टास्क एंड मिटिगेट दीज चैलेंजेस बाय प्रोवाइडिंग प्री प्रिंटेड मटेरियल। ठीक है, कि मतलब उसको ऐसा ना हो कि बस उसको फास्टली बस कॉपी करना है, इसके लिए हम क्या देंगे, उनको पहले से ही प्रिंटेड मटेरियल दे देंगे, स्पेशली इन सब्जेक्ट्स लाइक मैथ वेयर कॉपिंग कैन बी हिंड्रेंस। ठीक है, स्पेशली जो मैथ्स है, ठीक है, वहाँ पर हमें उनको कुछ बताना है, कुछ फॉर्मूलेज देने, तो हम उनको एक पहले से ही प्रिंटेड कॉपी देंगे ताकि उनको कॉपी यहाँ पर ना करना पड़े, राइट। कि एक उनके ऊपर जो ये प्रेशर है कि भाई इसको कॉपी करके मैं फटाफट लिख लूँ विद, जिससे वो समझते नहीं है, तो वो यहाँ पर नहीं होगा। साथ ही साथ जब टीचर समझाएगा और उनके पास पहले से कोई प्रिंटेड कॉपी होगी तो वो उसको अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि उनके पास क्या है, वर्किंग का लोड नहीं होता है, तो नकल यहाँ पर नहीं होती है बेसिकली। ठीक है, क्योंकि वो पहले से ही प्री प्रिंटेड मटेरियल हम बच्चों को प्रोवाइड करा देते हैं। नकल कार्यों में संभवित कठिनाइयों को पहचाने और पूर्व मुद्रित सामग्री प्रदान करके इन चुनौतियों को कम करें, खासकर गणित जैसे विषयों में जहाँ नकल एक बाधा हो सकती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर उनको जो है पहले से प्रिंटेड मटेरियल बच्चों को प्रोवाइड कराना है। नेक्स्ट है हमारा अडेप्टेबल राइटिंग टूल्स। ठीक है, कि कुछ ऐसे लेखन उपकरण हम यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पर हो गया विस्तृत रूल्ड पेपर हो गया, ठीक है, ग्राफ पेपर्स हो गया, पेंसिल ग्रिप्स। ठीक है, कैसे करनी है पेंसिल ग्रिप्स, तो ऐसे टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं बच्चों को, कि जो एक राइटिंग की प्रेफरेंस है उनकी चेंज हो, ठीक है, और जो उनकी नीड है, ठीक है, जहाँ पर वो अच्छे से लिख सकते हैं, लाइक ग्राफ पेपर में उनको अगर अच्छे से शेप बनानी आती है तो वो वहाँ पर बना सकते हैं। एंड दीज टू अकोमोडेट डिफरेंट मोटर स्किल्स, इनसे क्या होगा, जो उनके डिफरेंट मोटर स्किल्स यहाँ पर अच्छे डेवलप होंगे और एक कंफर्टेबल राइटिंग एक्सपीरियंस उनका होगा, राइट। नेक्स्ट इज डाइवर्सिफाइंग असाइनमेंट फॉर्मेट, की जो हम असाइनमेंट्स देते हैं उनमें विविधीकरण करें जो हमारा असाइनमेंट का प्रारूप है। सो एक्नॉलेजिंग डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स बाय ऑफरिंग अल्टरनेटिव्स टू रिटन असाइनमेंट्स लाइक वीडियो टेपिंग और ऑडियो रिकॉर्डिंग असाइनमेंट्स अलाउ स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देयर अंडरस्टैंडिंग थ्रू डिफरेंट मीडियम। ठीक है, कि ऐसा ना हो कि हम बस रिटन में असाइनमेंट्स दें, हम उनको ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड करना इस टॉपिक के ऊपर, अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करना, राइट। तो उनसे भी हम जो है उनकी नॉलेज को यहाँ पर चेक कर सकते हैं और वो जो है अपनी फीलिंग को यहाँ पर कम्प्लीटली अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं विदाउट एनी बर्डन, राइट। देन इज राइटिंग प्रोसेसेस स्ट्रैटेजीज, की जो लेखन की प्रक्रिया है उसमें क्या क्या स्ट्रैटेजीज हमें अपनानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बहुत सारे डिवाइसेस यूज़ करनी होंगी, सच एज लाइक COPS अप्रोच, की जो कैपिटलाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे करने हैं, ठीक है, पंक्चुएशन या स्पेलिंग, इन सब का यूज़, इनको कैसे यूज़ करना है वो उनमें डेवलप करनी पड़ेंगी टू टीच द राइटिंग प्रोसेस सिस्टमेटिकली, ताकि जो राइटिंग की प्रोसेस है उसको हम एक सिस्टमेटिकली वे में उसको बता सकें। दीज एड्स इन ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स राइटिंग टास्क इन टू मैनेजेबल कॉम्पोनेंट। इससे क्या होगा कि एक राइटिंग अगर इतना बड़ा टास्क है ना,
तो उसमें हम पहले कैपिटलाइजेशन करना सिखाएंगे बच्चे को, फिर ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, फिर उनके पंचुएशन सिखाएंगे और फिर स्पेलिंग बताएंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये छोटे छोटे यहाँ पर पार्ट्स में डिवाइड होगी, ठीक है। तो इससे क्या है, चाइल्ड को इस चीज़ को अच्छे से मैनेज कर सकता है। तो जो लेखन प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से सिखाने के लिए COP दृष्टिकोण, जैसे समन्वय उपकरणों का हम लागू करना, जैसे कैपिटलाइजेशन, संगठन, विराम चिन्ह और वर्तनी, तो ये जटिल लेखन कार्य को प्रबंधनीय घटकों में तोड़ने में हमारी सहायता करता है। Next is systematic spelling instruction. Systematically teach spelling conventions, including rules like silent E rule. So this approach provides a structured foundation for understanding and applying spelling principles. ठीक है, कि जो स्पेलिंग के प्रिंसिपल्स है हमें बच्चों पहले पहले वो क्लियर करने पड़ेंगे, ठीक है। कि भाई कहाँ पे ये जैसे ई है, कोई और भी अल्फ़ाबेट हमारा कहाँ पे साइलेंट होता है, ठीक है। तो ये वर्ड्स उनको अच्छे से बताने पड़ेंगे कि वो इन वर्ड को लिखें, ठीक है। क्योंकि अगर उसकी यहाँ पर साउंड नहीं आ रही तो स्पेलिंग वो क्या कर रहे हैं, गलत लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे जो उनके नियम है कुछ, वो हमें अच्छे से व्यवस्थित रूप से उनको बता देना है। जैसे साइलेंट ई है, ऐसे इस जैसे नियम जो भी होते हैं, तो व्यवस्थित रूप से वर्तनी सम्मेलन में हमें सिखाना है। यह दृष्टिकोण वर्तनी सिद्धांतों को समझने और लागू करने के लिए एक संचरित आधार प्रदान करता है, ठीक है। जिससे उनकी जो है स्पेलिंग अच्छी हो जाती है। उनको पता है कि भाई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इस स्पेलिंग में जो है ई नहीं आएगा, ई आएगा बट उसकी जो साउंड है वो साइलेंट है। चॉइस इन हैंड राइटिंग स्किल्स, ठीक है, उनको चॉइसेस देनी चाहिए। रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस इन हैंड राइटिंग स्टाइल, अलाइंग स्टूडेंट्स टू चूज बिटवीन प्रिंट और कर्सिव, प्रमोट्स कंफर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन एक्सप्रेसिंग देयर थॉट्स, ठीक है। कि भाई उनको, अब देखो बहुत सारे स्कूल्स में मैंने देखा है स्पेशली कि कर्सिव राइटिंग पर वो ज़्यादा प्रमोट करते हैं कि बच्चों की जो अच्छी राइटिंग होती है वो कर्सिव राइटिंग में ही होती है। लेकिन मैंने ये स्पेशली देखा है एज स्पेशल राइटिंग टीचर एज वेल कि जो प्रिंट फॉर्म है उसमें भी काफ़ी बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, और वो जैसे ऐसे लिखा हुआ है अभी सेम हैंड राइटिंग वो लिखते हैं, बट स्टिल क्या है, ऐसा प्रेशराइज किया जाता है स्कूल्स में कि बच्चे जो है कर्सिव राइटिंग्स में लिखे। बट ऐसा नहीं है, हमें उनको जो चॉइस देनी चाहिए कि वो जो उनका हैंड राइटिंग स्किल्स है वो अपनी मर्जी से उसको रख सकते हैं, ठीक है। अगर एक प्रिंट हैंड राइटिंग बच्चे की इतनी अच्छी है तो वो उसी को कैरी ऑन करे ना, उसको क्या ज़रूरत है यहाँ पर कर्सिव राइटिंग में ट्रांसफॉर्म करने की, राइट। तो जो उनको कंफर्टेबल है, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है उनको कि अपने थॉट्स को एक्सपीरियंस कर सके वो, तो ऐसी राइटिंग उनको यूज़ करनी चाहिए ताकि हस्तलेखन शैलियों में व्यक्तिगत प्राथमिकता को पहचान, ठीक है। कि उनकी प्राथमिकता क्या है, हमें अपना नहीं देखना वहाँ पर। छात्रों को प्रिंट और कर्सिव के बीच चयन करने की अनुमति देनी चाहिए, ठीक है। उनके बीच वो चयन कर सके ऐसी अनुमति देनी चाहिए ताकि जो उनके विचार हैं उनको लिखित रूप में व्यक्त करने में आराम और लचीलेपन को बढ़ावा मिले, ठीक है। कि उनको कोई ऐसा डिफ़िकल्टी ना हो, उनका ध्यान ऐसे ना हो कि बस मुझे कर्सिव लिखना है, उनका ध्यान अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने पर हो, ठीक है। प्री ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक्स, कुछ पूर्व संगठन तकनीकें हम यूज़ कर सकते हैं। इक्विप स्टूडेंट्स विद प्री ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज सच एज ग्राफिक organizers to assist in planning and structuring their writing. These tools serve as visual aids to enhance comprehension and organization, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ग्राफिक्स ऑर्गेनाइजेशन हो गए, तो हमें उनका सिखाना है कि हम उसको कैसे यूज़ ले सकते हैं पेपर पे, ताकि जो उनका स्ट्रक्चर है, ठीक है, राइटिंग का, वो यहाँ पर इम्प्रूव हो सके। तो छात्रों को लेखन की योजना बनाने और संरचना करने में सहायता के लिए ग्राफिक आयोजकों जैसे पूर्व संगठन रणनीति से शामिल करें कि लिखने से पहले भाई उनको उनके पास होना चाहिए यहाँ पर ग्राफिक ऑर्गेनाइजर। ये उपकरण समझ और संगठन को बढ़ावा देने के लिए दृश्य सहायता के रूप में काम करे, ठीक है। क्या है, इनसे हमें दिख अच्छे से जाता है कि भाई किस वर्ड को हमें यहाँ पर कैसे फॉर्म करना है, कितना स्पेस हमें ऑक्यूपाई करना है पर वर्ड। देन विल कम ऑन द स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, वाक पहचान सॉफ्टवेयर। फॉर ऑल द स्टूडेंट्स इंटीग्रेट स्पीच रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम्स विद वर्ड प्रोसेसर, ठीक है। कि वर्ड प्रोसेसर जो होते हैं उनके लिए हमें स्पीच रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम्स रखने चाहिए जो बड़े स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर। सो दिस टेक्नोलॉजी अलाउ स्टूडेंट्स टू डिक्टेट देयर थॉट्स, ठीक है, जिसमें वो अपने थॉट्स को डिक्टेट कर सकते हैं, रिड्यूसिंग द फिजिकल डिमांड्स ऑफ टाइपिंग एंड प्रमोटिंग अ मोर एक्सेसिबल राइटिंग प्रोसेस, ठीक है। कि क्या हो गया, अगर वो वर्बली यहाँ पर थॉट्स को एक्सप्रेस कर देते हैं तो उनकी जो टाइपिंग वाला काम था, कि जो राइटिंग वाला काम था, वो यहाँ पर कम हो जाता है, तो उनका जो प्रेशर है वो यहाँ पर कम हो जाता है। तो जो पुराने छात्र हैं, ठीक है, तो उनको वाक पहचान कार्यक्रमों को
वर्ड प्रोसेसर के साथ एकीकृत करें, ठीक है। यह तकनीक छात्रों को अपने विचारों को निर्देशित करने, टाइपिंग की भौतिक मांगों को कम करने और अधिक सुलभ लेखन प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने की अनुमति देती है। कि हाँ, हमें ये भी पता चल जाता है कि बच्चे को कितनी नॉलेज है, प्लस उसके ऊपर प्रेशर भी नहीं पड़ता कि या तो उसको कोई चीज़ टाइप करके दिखानी है या उसको कुछ चीज़ें लिख कर दिखानी है। यहाँ पर रिवीजन और प्रूफ रीडिंग, ठीक है, संशोधन और प्रूफ रीडिंग। सो फोस्टर अ पॉजिटिव अप्रोच टू राइटिंग बाय refraining from penalizing poor spelling on initial draft, ठीक है। इन क्लास असाइनमेंट्स और टेस्ट encourage independent proofreading using checklist emphasizing the importance of revising work। तो हमें यहाँ क्या करना है कि ऐसे फोकस नहीं करना कि भाई किसी बच्चे ने यहाँ पर मिस्टेक की और हमने उसे यहाँ पर पनिशमेंट दी, ठीक है। इसके अलावा हमें एक पॉजिटिव अप्रोच से उनको सिखाना है, ठीक है, कि यहाँ पर क्या चीज़ें आपको यूज़ करनी थी। उससे जो है बच्चे ज़्यादा जल्दी सीखते हैं, ठीक है, कि मैम ने मुझे इतने अच्छे से सिखाया है तो मुझे सीखना है। इंस्टेड अगर आप उसको कॉन्टिन्यूसली होगा कि कुछ दिनों तक आप उसको पनिशमेंट देते रहोगे तो उसको आदत हो जाएगी, ठीक है, फिर वो उसके बाद नहीं सुधरेगा। तो प्रारंभिक ड्राफ्ट इन क्लास असाइनमेंट्स या प्रशिक्षणों पर खराब वर्तनी को दंडित करने से बचकर, ठीक है, हमें ऐसा नहीं कि उनको दंडित करना है, पनिशमेंट नहीं देनी है, लेखन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बढ़ाना है, ठीक है। कि अगर उसने थोड़ी सी भी इंप्रूवमेंट की तो हमें थोड़ा ज़्यादा दिखाना पड़ता है कि भाई बच्चे ने इतनी इंप्रूवमेंट की ताकि उसके अंदर एक ऐसी फीलिंग हो हाँ कि उसने कुछ अचीव किया है और वो अगले दिन उससे ज़्यादा अच्छा काम करके आए। तो काम को संशोधित करने के महत्व पर हमें जोर देना है। चेकलिस्ट का उपयोग करके स्वतंत्र प्रूफ रीडिंग को प्रोत्साहित करना है, ठीक है, कि आपने ये अल्फ़ाबेट्स पर्टिकुलरली अच्छे बनाए, कहाँ पर जो है उसने मिस्टेक किए। तो वो एक बहुत ही पॉजिटिव मैनर में हमें बच्चों को समझाना है और उसको बताना है कि प्रूफ रीडिंग की इंपॉर्टेंस वहाँ पर क्या होती है। फ्लेक्सिबल टाइम एंड असाइनमेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, लचीला समय और असाइनमेंट की संरचना पर हमें ध्यान देना है। रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल पेसिंग एंड प्रोसेसिंग नीड्स बाय ऑफरिंग एडिशनल टाइम फॉर राइटिंग असाइनमेंट, ठीक है। हमें देखना है कि भाई कुछ होते हैं बच्चे जो बहुत फास्ट लिखते हैं, कुछ होते हैं बहुत स्लो लिखते हैं। तो हमें यहाँ पर देखना है कि भाई बच्चे की नीड क्या है। अगर उसको एडिशनल टाइम चाहिए राइटिंग असाइनमेंट्स के लिए तो हमें उसको देना है। Breaking down tasks into smaller steps provides a more manageable approach for students with learning disabilities, ठीक है। और इसके लिए क्या कर सकते हैं कि हम अगर इतना बड़ा असाइनमेंट है उसको डेली हम बोल सकते हैं कि आपको फर्स्ट फोर्थ पार्ट आज कवर करना है, देन सेकंड फोर्थ आपको कल कवर करना है। ऐसे करके हम उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है, कि उसके पास प्रेशर भी ना पड़े, जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वाले स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली है वो इस चीज़ को अच्छे से कर सकें। तो असाइनमेंट लिखने के लिए अतिरिक्त समय देकर व्यक्तिगत गति और प्रसंस्करण आवश्यकता को हमें पहचानना है। कार्यों और जो छोटे छोटे कार्य को छोटे छोटे चरणों में हमें विभाजित करके सीखने की क्षमता वाले छात्रों के लिए अधिक प्रबंधीय दृष्टिकोण यहाँ पर प्रदान करना है। टास्क एम्फेसाइजेस, ठीक है, कि टास्क का जोर किस चीज़ पर होना चाहिए हम। सो रिकॉग्नाइज द कम्प्लेक्सिटी ऑफ असाइनमेंट्स एंड टेलर एक्सपेक्टेशंस बेस्ड ऑन इंडिविजुअल नीड्स, ठीक है, कि हमें देखना है कि कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है यहाँ पर, ठीक है, कैसा हमने टास्क दिया है और हम क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं इंडिविजुअल नीड्स से, ठीक है, कि पर्टिकुलरली इस बच्चे की कोई अलग नीड्स हो सकती है कि एक अच्छे से लिखता है और दूसरे बच्चे से उसकी जो एक्सपेक्टेशन अलग हो सकती है। सो एम्फोसाइज और डी एम्फोसाइज स्पेसिफिक टास्क रिक्वायरमेंट्स टू अकोमोडेट वेरिंग एबिलिटीज इन सपोर्ट सक्सेसफुल कंप्लीशन, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ऐसे देखना है कि भाई किसी की यहाँ पर स्पेशल नीड क्या थी जिसको हम इस असाइनमेंट में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ यहाँ पर आ रही हैं। तो असाइनमेंट की जटिलता को हमें पहचानना और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के आधार पर अपेक्षाओं को पूरा करें, ठीक है, कि किसी बच्चे को मतलब अभी अल्फ़ाबेट्स ही अच्छे से नहीं आ रहे, हमने उसको बोलते कि कर्सिव राइटिंग लिखो असाइनमेंट में, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। उसको पहले बोलेंगे कि वर्ड बनाना स्टार्ट करो। तो वो है कि हम किस चीज़ से कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कितनी अपेक्षा कर सकते हैं और अलग अलग क्षमताओं को समायोजित करने और सफल समापन का समर्थन करने के लिए विशिष्ट कार्य आवश्यकताओं पर हमें जोर देना चाहिए, ठीक है, कि ताकि हम इसका सक्सेसफुल कंप्लीशन यहाँ पर कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट इज एब्रीवेशन यूज़। एब्रीवेशन में यूज़ करनी चाहिए जो संक्षिप्त करने से क्या होगा, जिनको राइटिंग डिसेबिलिटीज़ है, मान लो जैसे उनको कोई भी RCI हो गया, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, उनको पूरा नहीं लिखना पड़ा, हमने उनको शॉर्ट फॉर्म दिखा दी, एब्रीवेशन यूज़ करना सिखा दिया, ठीक है। इन्फिनिटी का सिंबल हो गया, हमने उनको इन्फिनिटी नहीं बोला, हमने उनको सिंबल सिखा दिया। तो ऐसी चीज़ें हमें उनको सिखानी है, एब्रीवेशंस का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है, ताकि उनका जो टाइम यहाँ पर बच सके लर्निंग डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स का स्पेशली। Encourage the use of abbreviations
इन राइटिंग असाइनमेंट्स एंड एम्पावर स्टूडेंट्स टू मेंटेन अ पर्सनलाइज्ड लिस्ट, ठीक है, कि वो एक अपनी पर्सनलाइज लिस्ट बना ले भाई, कि उनको इन केस कोई यहाँ पर इशू हो कि उसने आर्ट से लिख तो दिया, अब उसको उसकी फुल फॉर्म नहीं पता है। सो दिस अप्रोच फैसिलिटेट्स efficient communication and mitigates potential challenges associated with extended writing task, ठीक है। तो यहाँ पर जो extended writing task थी उनको हम शॉर्ट कर रहे हैं, राइट। तो असाइनमेंट लिखने में संक्षिप्त कार्यों के उपयोग को हमें प्रोत्साहित करना है और छात्रों को व्यक्तिगत सूची बनाए रखने के लिए सशक्त बनाना है। यह दृष्टिकोण कुशल संचार की सुविधा प्रदान करता है और विस्तारित लेखन कार्य से जुड़ी संभावित चुनौतियों को भी कम करता है, राइट। नेक्स्ट है हमारा मैथ्स, कि हम जो गणित है अगर उसमें लर्निंग डिसेबिलिटी है तो वहाँ पर हम कैसी कैसी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्या अप्रोचेस हमारी वहाँ पर होती हैं। तो सबसे पहले है हमारा यूटिलाइजिंग टूल्स। सो एनकरेज द स्टूडेंट्स यूज ऑफ फिंगर्स, क्रेस्ट पेपर्स एज प्रैक्टिकल टूल्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। यहाँ पर हमें बच्चों को सिखाना है कि टूल्स को यूज़ कैसे करें, जैसे फिंगर्स अपनी काउंटिंग के लिए, ठीक है, लाइक 7+4 हो गया तो वो हम अपने फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। तो हमें उनको ऐसे प्रैक्टिकली सिखाना है, जो उनके पास अवेलेबल टूल्स हैं, ठीक है, उनका उपयोग करके वो उन चीज़ों को कैसे सीखते हैं, ठीक है। स्केच पेपर का उपयोग वो कैसे कर सकते हैं। Visual representation. Integrate diagrams into lessons. For example, when teaching geometric shapes, draw diagrams illustrating the properties of each shape, aiding visual learners in conceptualizing the information, ठीक है। अगर ये मान लो, देखो इन्होंने बोला कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर मैथ में मान लो कोई डायग्राम्स आ गए, ठीक है, मतलब हम ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, हमने बता दिया कि भाई ये ट्रायंगल है, नहीं, लेकिन वही कई विजुअल लर्नर्स, ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा जो है क्लास पे अवेलेबिलिटी विजुअल लर्नर्स की होती है, तो हमें उसको ऐसे बना के दिखाना है कि भाई ट्रायंगल ऐसे होता है, ठीक है। तो क्या होगा, उनका ऐसे नहीं होगा भाई कि 3 लाइन्स है, व्हेन दे मीट ईच अदर मेक अ ट्रायंगल, तो वो समझ में नहीं आएगा उनको, बल्कि जब हम उनको दिखाएंगे ना विजुअल रूप से तो उनको पता चल जाएगा कि भाई ट्रायंगल क्या होता है, उसका एक एक एंगल कितने डिग्री का होता है, ठीक है। तो दृश्य प्रतिनिधित्व पाठों और आरेखों को एकीकृत करना है हमें, और उदाहरण के लिए ज्यामितीय आकृतियाँ पढ़ाते समय प्रत्येक आकृति के गुणों को दर्शाने वाले चित्र बनाएं, जिससे दृश्य शिक्षार्थी को जानकारी की अवधारणा बनाने में सहायता मिले। एंगेजिंग सेंसरी मोडालिटीज़, ठीक है, जो संलग्न संवेदी तौर तरीके सिखाने हैं। सो डिज़ाइन एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व मल्टीपल सेंसरी मोडालिटीज़, ठीक है, कि जिसमें कई संवेदनाएं यहाँ पर बच्चे की काम कर रही हो, ठीक है, कि उसकी विजुअल लर्निंग भी हो, ऑडिटरी लर्निंग भी हो, साथ साथ वो टेक्टाइल लर्निंग भी यहाँ पर कर रहा हो, ठीक है। तो व्हेन टीचिंग मल्टीप्लिकेशन इनकॉर्पोरेट ऑडिटरी काउंटिंग, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, टेक्टाइल मैनिपुलेटिव्स एंड काइनेस्थेटिक एक्शंस लाइक ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो हमें बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ में यूज़ करना है कि वो किसी चीज़ को यहाँ पर प्रैक्टिकली इन द सेंस करके देख रहा है, ठीक है, कि अपने हाथों का भी यूज़ कर रहा है, उसको चीज़ को देख भी रहा है, ठीक है, उसको कानों से सुन भी रहा है, काइनेस्थेटिक एक्शन की अपनी बॉडी से कुछ ऐसे एक्शंस भी करके देखा, ठीक है। हम ऐसे बॉडी से एक्शन बोल देंगे कि भाई आपको 4 स्टेप्स जंप करनी है, ठीक है, उसका काइनेस्थेटिक एक्शन हो गया। विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी कि हम उसको कोई चीज़ दिखा रहे हैं, ठीक है, कि यहाँ थी तो 1 2 3 4 स्टेप्स में ये आगे जाएगी, ठीक है, अपने फिंगर्स पर वो काउंट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, जो जो सेंसेस है वो ऐसे हमें एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करनी कि जो ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस हमारी वहाँ पर काम कर रही हूँ। तो डिज़ाइनिंग गतिविधियाँ जिनमें कई संवेदी तौर तरीके शामिल होते हैं, गुणन सिखाते समय श्रवण गणना, दृश्य निरूपण, स्पर्श जोड़ तोड़ और वस्तुओं को समूहीकृत करने जैसी क्रियाएं शामिल है, ठीक है, जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं। तो उनका देखा ना आपने, उनकी नोटबुक्स में होते हैं कि इतने एप्पल थे, एक एप्पल उसने खा लिया, कितने एप्पल बचे, तो क्या हो गया, उनके हो रहा है कि विजुअल लर्निंग हो रही है उनके साथ साथ, लेकिन उनको प्रैक्टिकली हम कैसे दिखा सकते हैं कि हम एप्पल को पर्टिकुलरली ले सकते हैं और उनको क्लास में यहाँ पर प्रैक्टिकल करा के दिखा सकते हैं कि एक एप्पल इसने खा लिया तो वो और कहाँ गए, ठीक है। तो इसमें क्या है, उनकी मल्टीपल सेंसेस यूज़ हो रही है, तो वो यहाँ पर ज़्यादा लर्न करते हैं। पीयर असिस्टेंट, जो अपने आसपास सहकर्मी है, ठीक है, स्टूडेंट्स है, उनकी सहायता। सो फैसिलिटेट पीयर ट्यूटरिंग अपॉर्चुनिटीज़, पेयर स्टूडेंट्स टू वर्क कोलैबोरेटिवली ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइजेज, ठीक है। हमें ध्यान देना है कि जो बच्चे पेयर में काम करें, ताकि जो एक दूसरे की मेंटालिटी है वो उसको भी समझ सके, और प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइजेज है वो हमें ऐसे ही देनी है पेयर में। फॉर इंस्टेंस, वन स्टूडेंट कैन एक्सप्लेन अ मैथ कंसेप्ट टू देयर पेयर एनफोर्सिंग अंडरस्टैंडिंग फॉर बोथ। तो अब क्या हो गया, मान लो अगर एक बच्चे को यहाँ पर आता था और दूसरे को यहाँ पर नहीं आता था,
लेकिन जब इसने समझाया उसको आ गया, और जो इसका कंसेप्ट था वो यहाँ पर अच्छा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट की क्या है, कैपेबिलिटी बढ़ रही है उनकी मैथमेटिक्स की। तो सहकर्मी शिक्षण के अवसरों को सुगम बनाना, समस्या समाधान अभ्यासों पर सहयोगात्मक रूप से काम करने के लिए छात्रों के जोड़े बनाने हमने। उदाहरण के लिए एक छात्र अपने साथी को गणित की अवधारणा समझा सकता है, जिससे दोनों की समझ मजबूत हो सकती है वहाँ पर, ठीक है। और वो उसको उसी के लेवल पर जाकर समझाता है, क्योंकि वो एक क्लास में होता है, ठीक है, उनका एक लेवल होता है। विजुअल अलाइनमेंट सपोर्ट, ठीक है, दृश्य संरक्षण समर्थन। प्रोवाइड ग्राफ पेपर टू असिस्ट इन अलाइनिंग नंबर्स when solving long division problems. The graph paper helps students keep numbers in neat columns, reducing errors and promoting organizational skills, ठीक है। कि ग्राफ पेपर हम वहाँ पर अगर प्रोवाइड करते तो ऐसा नहीं है कि भाई डिवाइड करके वो टर्म भूल रहे हैं अपने, ठीक है, कहीं कहीं लेके जा रहे हैं, वो कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो हमें ग्राफ पेपर देना ताकि वो एक नीट एंड क्लीन तरीके से कॉलम्स का यूज़ कर सकें, ठीक है। क्या ये क्यों दे रहे हैं कि जो उनका विजुअल अलाइनमेंट सपोर्ट है वो अच्छे से हो जाए, ठीक है, कि चीज़ों को अगर देखेंगे अच्छे तरीके से तो उस प्रॉब्लम को वो अच्छे तरीके से वहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। तो संख्याओं को संरेखित करने में सहायता के लिए ग्राफ पेपर प्रदान करें। लंबे विभाजन की समस्याओं को हल करते इसमें ग्राफ पेपर छात्रों की संख्याओं को साफ कॉलम में रखने, त्रुटियों को कम करने और संगठनात्मक कौशल को बढ़ावा देने में मदद करता है। डिफ्रेंशिएशन थ्रू कलर, ठीक है, कि रंग के माध्यम से हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यूज कलर्ड पेंसिल ऑफ डिफरेंशिएट टाइप्स ऑफ टू डिफरेंशिएट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। लाइक हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि कोई इजी प्रॉब्लम है, येलो कलर ले लिया, इजी ग्रीन ले लिया, थोड़ी टफ थी येलो ले लिया, और बिल्कुल ही ज़्यादा मतलब थोड़ी डिफिकल्ट है तो रेड ले लिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बच्चों को पता चल जाएगा, ठीक है, किस टाइप की ये प्रॉब्लम है। In algebraic equations, different colors can represent variables, constants, and operators, aiding students in distinguishing elements of the problem, ठीक है। और जो डिफरेंशिएबल इक्वेशंस है तो वेरिएबल हो गया लाइक एक्स वाई, ठीक है, उनके हम यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ले सकते हैं ताकि वो कलर्स के माध्यम से उनको डिफ्रेंशिएट कर सके। तो विभिन्न प्रकार की समस्याओं में अंतर करने के लिए रंगीन पेंसिल का हम उपयोग कर सकते हैं। बीजगणितीय समीकरणों में विभिन्न रंगचर, स्थिरांक और ऑपरेटरों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, जिससे छात्र को समस्या के तत्वों को अलग अलग करने में यहाँ पर सहायता मिलती है। मैनिपुलेटिव्स फॉर कंक्रीट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ठोस समझ के लिए जोड़ तोड़ हम बच्चों को कैसे सिखाएं। सो इंट्रोड्यूस मैनिपुलेटिव्स व्हेन टीचिंग फ्रैक्शंस, ठीक है, जब अगर हम फ्रैक्शन सिखाएं तो हमें बताना है कि मैनिपुलेटिव्स कैसे कैसे हो सकती हैं। यूजिंग फिजिकल ऑब्जेक्ट्स लाइक ब्लॉक्स टू रिप्रेजेंट पार्ट्स ऑफ अ हॉल इनहेंस अंडरस्टैंडिंग स्पेशली फॉर टेक्टाइल लर्नर्स, ठीक है, कि हम ऐसे बॉक्स ले सकते हैं कि बताएंगे भाई अगर कि हमने इसका एक पार्ट ये निकाल लिया, ठीक है, तो ये कितना पार्ट हो गया, 1/4 हो गया, ठीक है। अगर फ्रैक्शन सिखा रहे हैं स्पेशली तो इसमें हम क्या कर सकते, प्रैक्टिकली हम इसमें ब्लॉक्स ले सकते हैं, कोई चीज़ें ले सकते हैं सिमिलर, ठीक है, जिनसे हम बच्चों को बता सकते हैं। तो अगर ठोस समझ के लिए जोड़ तोड़ हमें बतानी तो भिन्न पढ़ाते समय जोड़ तोड़ का परिचय देना है। संपूर्ण भागों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ब्लॉक जैसी भौतिक वस्तु का उपयोग करने से समझ बढ़ती है। विशिष्ट रूप से जो हम यहाँ पर टच करके जो छात्र ज़्यादा सीखते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देन विजुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीच स्टूडेंट्स टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ वर्ड प्रॉब्लम, कि कोई वर्ड प्रॉब्लम है तो उसको पिक्चर ड्रॉ करें। फॉर एग्जाम्पल व्हेन सॉल्विंग अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग डिस्टेंस, ठीक है, मान लो कोई डिस्टेंस की प्रॉब्लम है, ठीक है, कि एक यहाँ पर ट्रेन जा रही है, फिर पीछे से कार आ रही है, मैं ड्राइंग, ठीक है, कि तो इनका बीच में डिस्टेंस क्या हो गया कि इसको वो यहाँ पर ड्रॉ करें, ठीक है, ताकि वो इसको अच्छे से समझ सकें। टू स्केच अ डायग्राम टू विजुअली रिप्रेजेंट, उनको पता रह सके कि भाई आगे यहाँ पर ट्रेन है, यहाँ कार है, ठीक है, उनकी स्पीड यहाँ पर लिखी हो। तो एक अगर विजुअल रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर अच्छी होगी तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो उनके अच्छे यहाँ पर हो जाएंगे, क्योंकि उनके आगे क्या है, क्लियर विजन है, ठीक है, क्लियर दृश्य उनके सामने है। तो विद्यार्थियों को शब्द समस्याओं के चित्र बनाना सिखाएं। उदाहरण के लिए दूरियों से जुड़ी वास्तविक दुनिया की समस्या को हल करते समय छात्रों को परिदृश्य को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने के लिए आरेख बनाने के लिए हमें प्रोत्साहित करना है। मिनेमोनिक डिवाइसेस फॉर कंसेप्ट्स, की अवधारणाओं के लिए हम यहाँ पर समन्वय उपकरण कैसे यूज़ करते हैं। तो हमें ऐसे डिवाइसेस यूज़ करने हैं जिससे हम जो है मैथ के कंसेप्ट यूज़ कर सकें। फॉर द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस द फ्रेज प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई
डियर आंट सैली कैन हेल्प स्टूडेंट्स रिकॉल द सीक्वेंस, ठीक है। मतलब जैसे एक ऑर्डर है मैथ का, तो उसको हमने इस सिंपल पैराग्राफ में इन्वॉल्व कर दिया, ठीक है। पेरेंटनेस, एक्सपोनेंट्स, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। पी से पेरेंटनेस, ई से एक्सपोनेंट्स, देन एम इज़ फॉर मल्टीप्लिकेशन, डी इज़ फॉर डिवीजन, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर बच्चों को ऐसे यहाँ पर सीरियल वाइज याद नहीं रहता, तो अगर वो एक लाइन याद रहेंगे तो वो इस चीज़ को मेमोराइज करके पूरा कंसेप्ट यहाँ पर बना सकते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फ्रॉम लेफ्ट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फ्रॉम लेफ्ट राइट, ठीक है। लाइक उनको कोई बॉड मास का रूल ही यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो हम इसके ऊपर भी एक ऐसी रिदम बना सकते हैं, राइट। तो गणित अवधारणा को याद रखने के लिए स्मरणीय उपकरणों का हमें पहचान देनी है। संचालन क्रम के लिए वाक्यांश कृपया क्षमा करें मेरी प्रियांश, ठीक है। मतलब ये ऐसे है, इसको वो सिमिलर जैसे हम व्हाट्सएप टेक्स्ट टाइप करते हैं, हिंदी में भी इनको लिखवा सकते हैं। रिथमिक लर्निंग यहाँ पे करानी है। यूज रिदम्स एंड म्यूजिक टू टीच मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स, क्रिएटिंग अ रिदम चैंट for the times tables such as 2 times 2 is 4, 2 times 3 is 6 can make memorization more enjoyable, ठीक है। कि आपने बच्चों को देखा होगा कि उनकी रिदमिक लर्निंग थोड़ी ज़्यादा होती है। वो क्यों होती है, क्या कि उनका एक बेस यहाँ पर डेवलप हो जाए, ठीक है, क्योंकि उससे जो है मेमोराइजेशन बढ़ती है और वो इंजॉयबल होता है बच्चों के लिए, ठीक है। तो गुणन तथ्य सिखाने के लिए लय और संगीत का प्रयोग करना चाहिए। टाइम टेबल के लिए एक लयबद्ध मंत्र बनाना, जैसे 2 × 2 4, 2 × 3 6, एक ऐसी लय बना सकते हैं। आपने सुना 2 × 2 2 × 4, बच्चे ऐसे बोलते हैं, तो क्या एक रिदम में बोलते हैं जिसको वो इन्जॉय भी करते हैं। इससे क्या होता है कि मेमोराइजेशन भी अच्छी होती है। वो घर पे भी आके ऐसे बोलते रहते 2 × 2 2 × 4, क्यों, क्योंकि वो उनको अच्छी लगती हैं चीज़ें, याद रखने और अधिक मनोरंजन उनको बना सकता है। कंप्यूटर बेस्ड ड्रिल एंड प्रैक्टिस की कंप्यूटर आधारित ड्रिल और अभ्यास हम यहाँ पर करा सकते हैं। स्केड्यूल कंप्यूटर टाइम फॉर ड्रिल एंड प्रैक्टिस विद मैथ्स फैक्ट्स, कि जो मैथ्स के फैक्ट्स हैं उनके लिए हम यहाँ पर उनके ड्रिल प्रैक्टिस करा सकते हैं। वेबसाइट्स और सॉफ्टवेयर्स दैट ऑफर इंटरेक्टिव क्विजेस इन गेम्स, की जो भी इंटरेक्टिव क्विजेस होती है, ठीक है, जिसमें डायरेक्टली दिखाया जाता है बच्चे को, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है विद ऑडियो एज वेल। तो उसकी जो मैनिपुलेशन है वो हम प्रोवाइड करते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, प्रोवाइड एन एंगेजिंग वे फॉर स्टूडेंट्स टू रीइंफोर्स देयर नॉलेज, ठीक है, जिससे जो स्टूडेंट्स हैं अपनी नॉलेज को रीइंफोर्स वहाँ पर कर सकें। तो गणित के तथ्यों के साथ ड्रिल और अभ्यास के लिए कंप्यूटर का समय निर्धारित करें। ऐसी वेबसाइट है सॉफ्टवेयर जो गुणन सारणी के लिए इंटरेक्टिव क्विज और गेम पेश करते हैं, छात्रों को अपना ज्ञान सुदृढ़ करने के लिए आकर्षक तरीका प्रदान करते हैं। प्रैक्टिस इन कंफर्ट विद स्ट्रैटेजीज, की रणनीतियों के साथ अभ्यास और आराम। Emphasize the importance of consistent practice with new strategies. For example, when learning a new multiplication method, encourage student to practice with various problems, ठीक है। मान लो कि अगर हमें नया कोई मेथड सिखाए तो हम बच्चे को 2 3 4 मल्टीपल क्वेश्चंस यहाँ पर देते हैं, ठीक है, ताकि वो उसको कंफर्टेबली अच्छे से सीख ले, ठीक है। जब तक वो इस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं होता तब तक उसे हमें प्रैक्टिस करानी है, ठीक है। तो जो हमने रणनीतियाँ बनाई हैं उसको हमें अभ्यास यहाँ पर कराना है, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो उस चीज़ पर हमें ध्यान देना है। नई रणनीतियों के साथ लगातार अभ्यास पर महत्व का जोर देना है। और उदाहरण के लिए मतलब कोई नई चीज़ें सिखाई हमने तो उसको बच्चे से जो है कई बार हमें करवा कर देखना है। एक्सप्लेनिंग द सिग्निफिकेंस, ठीक है, हमें महत्व को समझाना है कि भाई जो ये आप काम कर रहे हो इसकी सिग्निफिकेंस पर्टिकुलरली क्या है। सो क्लियरली एक्सप्लेन वाई लर्निंग स्ट्रैटेजीज इज इम्पॉर्टेंट। लर्निंग स्ट्रैटेजीज आर इम्पॉर्टेंट, okay, and when introducing a new problem solving method, discuss how it simplify complex problems. For instance, explain how using a distributive property makes mental math more manageable, ठीक है। तो हमें महत्व समझाना है स्पष्ट रूप से कि सीखने की रणनीतियाँ क्यों महत्वपूर्ण है। किसी नई समस्या समाधान पद्धति का परिचय देते इसमें चर्चा करें कि ये जटिल समस्याओं को कैसे सरल बनाती, ठीक है। हमें बताना कि भाई आपको हम ये सॉल्यूशन दिखा रहे हैं, ठीक है, ये आपके मतलब किस एरिया में काम आ सकता है। उदाहरण के लिए बताए कि वितरणात्मक संपत्ति, ठीक है, उसका उपयोग मानसिक गणित को अधिक प्रबंधनीय बनाता है, ठीक है, कि ये जो है आपके माइंड को कैसे डेवलप करता है, ठीक। एनकरेजिंग स्ट्रैटेजी यूज़, की जो रणनीति है उसका उपयोग हमें कैसे करना, ठीक है। जैसे कोई स्टूडेंट है उसके सामने कोई प्रॉब्लम है तो हमें उसको बताना है कि भाई
अगर आप मैथ्स के फॉर्मूले डायरेक्ट लगाने से पहले आप इसका एक विज़न यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, जिसमें से आप क्लियरली आपका कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर होता है। तो जब रणनीति का उपयोग करके सक्रिय रूप से हमें प्रोत्साहित करना है कि इस अनुप्रयोग की निगरानी करें और समस्या समाधान गतिविधियों के दौरान जब अगर वो प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं बच्चा कोई, तो छात्रों को विशिष्ट रणनीतियाँ लागू करने के लिए प्रेरित करना, ठीक है, कि यहाँ पर आपको जो है ये इस फॉर्मूले से ये आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। जैसे किसी परिदृश्य को बीज गणितीय रूप से हल करने का प्रयास करने से पहले उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए एक चित्र बनाना है, ठीक है, कि उसको मैथ के बीज गणितीय रूप से हल करने से पहले हम एक उसका चित्र बना लेते हैं ताकि वो जो प्रॉब्लम है हमारे माइंड में क्लियर हो जाए कि यहाँ पर प्रॉब्लम है क्या। टीचिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, शिक्षण समस्या समाधान प्रक्रिया। Teach a systematic problem solving process. For instance, when solving a multi-step word problem, guide students to understanding and the problem, developing a plan, execution the plan, and reflecting on whether the solution makes sense in the given context. ठीक है, कि कोई वर्ड प्रॉब्लम है तो हमें बताना है स्टेप बाय स्टेप जो वर्ड प्रॉब्लम है, हमें गाइड करना है स्टूडेंट्स को कि कैसे उसको समझेंगे, ठीक है, कैसे एक प्लान हम यहाँ पर बनाएंगे और जो बनाया है प्लान उसको कैसे हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। और आफ्टर ऑल दिस प्रोसेसेस की जो हमारा आंसर आया है, ठीक है, जो हमने कलेक्ट किया है, रिफ्लेक्ट ऑन वेदर द सोल्यूशन मेक्स सेंस इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट और नॉट, ठीक है, तो वहाँ पर हमें देखना है कि भी आंसर इसकी सेंस बन रही है यहाँ पर या नहीं। तो एक व्यक्तिगत समस्या समाधान प्रक्रिया सिखानी है, ठीक है, बहुचरणीय अगर कोई शब्द समस्या है उसको हल करने के समय हमें बताना है कि इस समस्या को कैसे समझें, ठीक है, योजना कैसे विकसित करें, योजना को क्रियान्वित कैसे करें, ठीक है, और लास्ट में जो समाधान उसका मिला है उसको भी हमें देखना है कि क्या ये इस प्रॉब्लम का सही समाधान है या नहीं है। इंटरैक्टिव प्रैक्टिस गेम्स, integrate interactive games of practice. For instance, use online platforms with gamify math concepts. As example is using a virtual math quiz where students compete against each other to solve problems within a time limit, ठीक है, कि प्रैक्टिस गेम्स हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जिससे क्या होगा एक दूसरे के साथ स्टूडेंट्स compete करेंगे कि दो कंप्यूटर्स पे हमने दो स्टूडेंट्स को बैठा दिया, ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि भाई एक बच्चा जो मैथ्स के क्विज कितना स्कोर कर रहा है, दूसरा कितना स्कोर कर रहा है, तो क्या इससे इन्जॉय भी होएगा, इन्जॉय भी होगा और उनकी जो है प्रैक्टिस यहाँ पर इम्प्रूव होगी, उनका अभ्यास यहाँ पर जो है उन चीज़ों का बढ़ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस, ठीक है, वितरण अभ्यास। इम्प्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस स्ट्रेटजीज इंस्टेड ऑफ cramming. Encourage students to practice maths facts in short regular sessions. For instance, using students can spend 15 minutes each day for reviewing multiplication tables which enhance long term attention, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस मतलब कि विद इन अ डे कि हम एक 15 मिनट्स का कोई भी टाइम पीरियड जब भी हम फ्री हों वो निकालें कि हम वहाँ पर जो है अपने टेबल्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मूले, ठीक है, वो याद कर सकें, ठीक है। तो क्या होगा विद इन अ टाइम पीरियड जो हम चीज़ें डेली देखते हैं तो वो हमारी लॉन्ग टर्म रिटेंशन उनकी बढ़ जाती है, ठीक है, कि लंबे समय तक में वो चीज़ें याद रहती हैं। मास्टरी विथ स्मॉल नंबर ग्रुप्स, जो छोटी संख्या वाले समूह हैं उनमें निपुणता होनी चाहिए। एम्फेसाइज मास्टरी विथ स्मॉल ग्रुप्स ऑफ मैथ्स फैक्ट्स। फॉर एडिशन फैक्ट्स फोकस ऑन मास्टरिंग वंस एंड एग्जाम्पल सम्स अप टू 10, ठीक है, फॉर इंट्रोड्यूसिंग मोर कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन, ठीक है, कि जो हमारा मास्टरिंग स्मॉल नंबर की बेस जो है पहले 1 to 10 नंबर्स तक का वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो जो छोटे तथ्य हैं छोटे समूह में हमें महारत हासिल करने पर जोर देना है, ठीक है, कि जैसे हमारा 0 से 10 तक का योग हो गया, उन चीज़ों पर ध्यान देना है। अंडरस्टैंडिंग रिवर्सेस, कि रिवर्स को समझने पर ध्यान देना है, ठीक है, रिवर्स फॉर्मेट कि किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो इंक्रीज़ होता है, ठीक है, डिवीज़न करते हैं तो वो चीज़ यहाँ पर डिक्रीज़ हो जाती है, तो वो चीज़ें हमें बच्चों को सिखानी है, ठीक है, जो रिवर्स है। नेक्स्ट है हमारा curricular adaptations, IEP और further education which will discuss. So इसमें फर्स्ट है हमारा curriculum adaptation, उसका ओवरव्यू यहाँ पर देख लेते हैं। curriculum adaptation क्या है, एक डायनामिक प्रोसेस है, उसका एम है टू मॉडिफाई एंड tailor the prescribed program of studies to meet the unique learning requirements of student with special needs, ठीक है, कि जो स्पेशल नीड्स वाले स्टूडेंट हैं उसमें उस जो उसके लिए करिकुलम दिया गया उसमें हम कैसे मॉडिफाई करेंगे, ठीक है, जो स्टूडेंट्स के यूनिक लर्निंग रिक्वायरमेंट्स हैं उनको जो वो करिकुलम यहाँ पर कैसे कंप्लीट कर रहा है। सो दीज प्रैक्टिस इंश्योर्स एवरी स्टूडेंट इज अप्रोप्रिएटली चैलेंज्ड and supported, fostering an inclusive learning environment.
The responsibility for the inclusion of students with special needs extends beyond the classroom teacher or एजुकेशन असिस्टेंट टू इनकम्पैस द एंटायर स्कूल कम्युनिटी, ठीक है। तो ये क्या है, ओवरऑल हमारा जो करिकुलम है उस पर डिपेंड करता है कि बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या है, हम उसको क्या दे रहे हैं, ठीक है, इसको कैसे मॉडिफाई करते हैं, इसको कैसे एम्पलीफाई हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो जो पाठ्यचर्या अनुकूलन है वो हम देख रहे थे कि उसका अवलोकन। तो पाठ्यचर्या अनुकूलन एक सतत गतिशील प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों की अद्वितीय सीखने वाली आवश्यकताओं को पूरा करना, पूरा करने के लिए अध्ययन के निर्धारित कार्यक्रम को संशोधित करना और तैयार करना है। यह अभ्यास ये सुनिश्चित करता है कि जो समावेशी शिक्षण वातावरण है उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं और प्रत्येक छात्र को उचित चुनौती और समर्थन यहाँ पर मिल रहा है। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को शामिल करने की जिम्मेदारी कक्षा के शिक्षक या शिक्षा सहायिका से आगे बढ़कर पूरे स्कूल या समुदाय को शामिल करती है। कि ऐसा नहीं है कि जो स्पेशल स्टूडेंट्स हैं उनकी जिम्मेवारी केवल उनके क्लास टीचर्स की है, वो ओवरऑल द कंप्लीट स्कूल और हमारी सोसाइटी की है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सामूहिक जिम्मेदारी है, द इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट प्रीमेट्स एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ द स्कूल कम्युनिटी, ठीक है। कि ये जो है अगर जो विशेष आवश्यकता वाले छात्र हैं इनको हम बीच जगह इंक्लूड करें, ठीक है, स्पेशल नीड्स वाले स्टूडेंट्स को, एक ये हमारी स्कूल की कम्युनिटी की नहीं बल्कि एक हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी स्कूल का पार्ट है तभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिस इंक्लूसिव अप्रोच ensures that learning, socialization, independence and safety are prioritized throughout the student's day, encompassing various spaces such as classroom halls, libraries, gyms, playgrounds and lunchrooms। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो कक्षा, हॉल, पुस्तकालय, जिम, खेल के मैदान, लंचरूम, यहाँ पर जितने भी साधन को शामिल करते हुए छात्रों को पूरे दिन सीखने, समाजीकरण, स्वतंत्रता और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। ये एक हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम उनको यहाँ पर कैसे इक्वल अपॉर्चुनिटी दें कि वो हर प्लेस पे जो है एक इक्वलिटी की फीलिंग को फील कर सके, ठीक है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ मिल रही, ठीक है। तो जो विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को शामिल करना क्या है, सामूहिक जिम्मेदारी है, हम सबकी है। इसमें स्पेशल एजुकेशन टीचर का हमारा क्या रोल आता है, ठीक है। स्पेशल एजुकेशन टीचर्स प्लेज अ क्रूशियल रोल इन अडेप्टिंग द करिकुलम एंड मेकिंग नेसेसरी मॉडिफिकेशंस to enhance the chances of success for students with special needs. This involves employing various techniques and strategies tailored to the individual needs of each student. तो यहाँ पे जो विशेष शिक्षक की भूमिका क्या बताएगी कि भाई वो देख सकता है कि क्या क्या चीज़ें बच्चे के अकॉर्डिंग यहाँ पर मॉडिफाई करनी है, ठीक है, कैसे जो है इसके जो सक्सेस के चांसेस हैं उसको हम इन्हेंस करते हैं, ठीक है। क्या यहाँ पर इंडिविजुअल चाइल्ड की नीड है, ठीक है, कि पर्टिकुलरली ए स्टूडेंट है उसकी क्या नीड है और बी स्टूडेंट है उसकी यहाँ पर क्या नीड्स है। तो विशेष शिक्षण विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए सफलता की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम को अनुकूलित करने और आवश्यक संशोधन करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न तकनीकों और रणनीतियों को नियोजित करना शामिल है। सो मेकिंग एडजस्टमेंट्स इन करिकुलम मटेरियल्स, हाउ, बाय गिविंग शॉर्टर बट मोर फ्रीक्वेंट असाइनमेंट्स, ठीक है। कैसे हम एक करिकुलम को अच्छा बना सकते हैं कि हम छोटे छोटे असाइनमेंट्स देंगे बट फ्रिक्वेंटली देंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम मंथ में 2 ही असाइनमेंट देंगे यहाँ पर 10 पेजेस के, इंस्टेड ऑफ दैट हम देंगे मंथ में 10 असाइनमेंट्स 2 पेजेस के, राइट। सो ब्रेकिंग डाउन टास्क इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल यूनिट्स अलाउज अ सेंस ऑफ सक्सेस एंड इमीडिएट फीडबैक, ठीक है। उसमें क्या होगा कि बच्चे को एक सेंस मिलेगी यहाँ पर सक्सेस की, ठीक है, क्योंकि उसको डेली जाकर मतलब वही लिखना है अपने 2 पेज का असाइनमेंट और उसको इमीडिएट फीडबैक यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, छोटे लेकिन अधिक बार असाइनमेंट देने हैं। शॉर्टन द लेंथ ऑफ असाइनमेंट, जो असाइनमेंट्स की लेंथ है वो हमें शॉर्ट करनी है कि बच्चे पर ज़्यादा यहाँ पर प्रेशर ना पड़े। यूटिलाइजिंग हाईलाइटिंग टूल्स, जो हाईलाइटिंग टूल्स हैं वो हमें यूज़ करने, ठीक है, कि जो फैक्ट्स हैं टेक्स्ट बुक में हम उनको हाईलाइट कर सकें, तो हाईलाइटिंग टूल्स का हमें यूज़ पर करना है। प्रोवाइड चैप्टर्स ऑफ टेक्स्ट बुक फॉर द स्टूडेंट्स टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है, कि कोई चैप्टर हो गया हमने उनको असाइनमेंट दे दिया कि भाई जो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ पर आपको वो चीज़ें हाईलाइट करनी है, राइट। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, एंश्योर अ क्लटर फ्री वर्क स्पेस, ठीक है, कि जो अव्यवस्था मुक्त कार्यालय सुनिश्चित करें, वहाँ पर कि कोई अव्यवस्था नहीं हो,
क्लीन हो, ऑर्गेनाइज हो सारी चीज़ें, डेस्क बच्चों की, ठीक है। मेंटेन अ क्लीन एंड ऑर्गेनाइज डेस्क फॉर द स्टूडेंट्स टू मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन टू क्रिएट ऑप्टिमल लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है, ताकि वो उनका पूरा ध्यान लर्निंग पे हो। तो क्या कि क्लास अगर साफ़ सुथरा अच्छे से ऑर्गेनाइज होगा तो बच्चे वहाँ पर अच्छे से बैठेंगे, उनका जो लर्निंग एनवायरनमेंट है वो यहाँ पर पीसफुल हो सकेगा। प्रॉम्प्ट फीडबैक, जो शीघ्र प्रतिक्रिया, सो करेक्ट द स्टूडेंट्स वर्क प्रॉम्प्टली टू प्रोवाइड इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन एंड फीडबैक, ठीक है। उसको इमीडिएट फीडबैक देनी है कि अगर किसी ने यहाँ पर अच्छा काम किया तो उसके लिए क्लैपिंग करा दें, ठीक है। उसको यहाँ पर जो उसी टाइम पर हमें उसको प्रतिक्रिया देनी है कि भाई आपने सही किया है या गलत किया है, राइट। देन है हमारा ऑफर ऑल्टरनेटिव्स इन ऑब्टेनिंग एंड रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन, जानकारी प्राप्त करने और रिपोर्ट करने में विकल्प प्रदान करने हमें। अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी इन हाउ द स्टूडेंट एक्सेस एंड कम्युनिकेट्स इंफॉर्मेशन सच एज यूजिंग टेप्स और इंटरव्यूज, ठीक है। हमें ये नहीं बोलना कि भाई आपको जो इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलरली कहाँ से लानी है, ठीक है। उसमें जो है बच्चे की चॉइस होनी चाहिए कि इसको टेप्स से लानी है या कोई इंटरव्यूज़ है उनके थ्रू इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो वो हमें यहाँ पर बच्चे को देनी चाहिए। ब्रेक असाइनमेंट्स इनटू स्मॉलर यूनिट्स, जो असाइनमेंट्स उनको स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड कर देना कि एक असाइनमेंट्स इतना बड़ा था तो हम पहले पर्टिकुलर उसके 2 क्वेश्चन का बोलेंगे कि इनको सॉल्व करके लाओ, इनके आंसर्स आपको फाइंड आउट करने, और ऑन द नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट 2 क्वेश्चन के उनको बोल सकते हैं। कंडक्ट फ्रीक्वेंट कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है, हमें जो लगातार सम्मेलन आयोजित करने हैं। होल्ड कॉन्फ्रेंसेस विद स्टूडेंट्स टू एड्रेस क्वेश्चंस, क्लैरिफाई कंफ्यूजन, एस्टेब्लिश अ सेंस ऑफ कनेक्शन एंड प्रिवेंट फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, ठीक है। हमें स्टूडेंट्स से यहाँ पर कनेक्ट होते रहना है साथ साथ कि जो उनमें कोई भी यहाँ पर कन्फ्यूजन है उसको हम क्लियर कर सके, ठीक है। उनके साथ एक कनेक्शन यहाँ पर हो सके, ठीक है। जो टीचर और स्टूडेंट का कनेक्शन है कि वो ऐसा ना हो कि उनको यहाँ पर पूछने में हेजिटेशन होती है आपसे कोई क्वेश्चन, ठीक है। वो टीचर स्टूडेंट वाला बॉन्ड यहाँ पर नहीं बन रहा है, या कोई आइसोलेशन वाली फीलिंग है कि बच्चे अपने आप को कनेक्टिव ही नहीं समझ पाते क्लास में और आइसोलेशन वाली फीलिंग उनको आती है। तो इन सबको दूर करने के लिए हमें फ्रिक्वेंट कॉन्फ्रेंसेस यहाँ पर कंडक्ट करानी चाहिए। एडजस्टिंग स्पेस, वर्क टाइम एंड ग्रुपिंग, ठीक है। जो स्थान, कार्य समय और समूहीकरण का समायोजन वो कैसे करते हैं, बाय प्रोवाइडिंग अ क्वाइट वर्क एनवायरनमेंट, ठीक है। अगर एक शांत कार्य वातावरण हम प्रोवाइड करें तो ये भी उनके जो है वर्क स्पेस को अच्छा करेगा। अलाउ द स्टूडेंट टू यूज वर्क इन ए क्वाइट कॉर्नर और स्टडी कैरल व्हेन नीडेड कंसिडरिंग देयर स्पेसिफिक लर्निंग स्टाइल, ठीक है। तो जिस भी स्टाइल में वो सीखता है उनको हमें ऐसे करना है कि वो अपना किसी कोने में बेशक बैठकर अध्ययन करें, ठीक है, जहाँ पर वो अपना अच्छे से अध्ययन कर सके। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें उनको ऐसे प्रेशराइज करना है कि आपको यहीं पर बैठकर पढ़ना है। हम उनको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए कि भाई जहाँ पर आपको, मान लो आपने देखा होगा कि जो बच्चे हैं कुछ को होता है कि उनको थोड़ा लाउड आवाज़ में जो बोल कर पढ़ते हैं तब उनको चीज़ें याद होती है, ठीक है। तो हम उसको एक कॉर्नर में भी सीट दे सकते हैं कि वहाँ पर और बच्चे भी डिस्टर्ब ना हो, साथ ही साथ वो भी वहाँ पर चीज़ें लर्न कर सके। एडजस्ट प्रॉक्सिमिटी टू द टीचर, शिक्षक से निकटता समायोजन करें। सो इनिशियली प्लेस द स्टूडेंट कॉर्नर टू द टीचर फॉर मोर इमीडिएट फीडबैक एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। कि कोई ऐसा स्टूडेंट हमारे पास अगर है तो उसको जो है टीचर के सामने वाली रो में ही बैठाना चाहिए ताकि जो प्रॉक्सिमिटी है वो यहाँ पर क्लोज हो, टीचर का फोकस उस पर ज़्यादा रहे। सेपरेट फ्रॉम डिस्ट्रैक्टिंग पीयर्स, ठीक है। कुछ ऐसे जो भटकाने वाले छात्र होते हैं, शरारती ज़्यादा होते हैं, तो उनसे उनको थोड़ा दूर रखना चाहिए हमें, मिनिमाइज, ताकि हम जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको यहाँ पर मिनिमाइज कर सके, उनको कम कर सके। अल्टरनेट क्वाइट एंड एक्टिव टाइम, जो वैकल्पिक शांत और सक्रिय में है। सो बैलेंस क्वाइट एंड एक्टिव पीरियड्स टू मेंटेन द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। तो हमें जो छात्र की रुचि है या प्रेरणा बनाए रखने के लिए शांत और सक्रिय अवधियों का हमें संतुलन यहाँ पर करना है। इस्टेब्लिश अ वर्क कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कि एक छात्र अनुबंधन स्थापित करनी है हमें। क्रिएट अ स्ट्रक्चर्ड वर्क कॉन्ट्रैक्ट विद स्पेसिफिक टाइम्स इन असाइनमेंट्स, प्रोवाइडिंग अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। तो जिम्मेदारियों की स्पष्ट समझ प्रदान करते हुए विशिष्ट समय और असाइनमेंट के साथ एक संरचित कार्य अनुबंध हमें बनाना होता है बच्चों के साथ, ओके। एक अच्छा वर्क कॉन्ट्रैक्ट। कीप वर्क पीरियड्स शॉर्ट, ठीक है, कार्य अवधि छोटी रखें। बिगिन विद शॉर्टर work periods and gradually increase them as the student become more adapted at handling tasks, ठीक है। हमें जो पीरियड है अपना वर्क का वो शॉर्ट रखना है, पहले उसको
इंक्रीज़ करना है जब जो है स्टूडेंट की डेवलपमेंट वहाँ पर इंक्रीज़ हो रही हो, कि वो जो टास्क हैंडल कर रहे हैं उनको वो ज़्यादा अच्छे से अडेप्ट कर सकता हो, ठीक है। तो जो छोटी कार्य अवधि से शुरुआत करें और धीरे धीरे उन्हें बढ़ाएं, क्योंकि छात्र कार्यों को संभालने में अधिक कुशल हो जाता है। peer assistance, यहाँ पर सहकर्मी सहायता। तो pair the student with peer helpful for support in understanding assignments, reading directions, oral drilling, summarizing textbook passages, and working on long range assignments. peer support fosters collaboration and a sense of community, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उसको पीयर सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो एक समुदाय वाली जो भावना होती है, कम्युनिटी वाली भावना होती है, वो उनमें ज़्यादा इंप्रूव होगी। तो असाइनमेंट को समझने, दिशा निर्देश पढ़ने, मौखिक ड्रिलिंग, पाठ्य पुस्तक के अंशों को सारांशित करने और लंबी दूरी के असाइनमेंट पर काम करने में सहायता के लिए छात्र को एक सहकर्मी सहायक के साथ जोड़ना है हमें, ठीक है, कि ग्रुपिंग में हम यहाँ पर काम करा सके बच्चों से। इससे क्या होगा, जो साथियों का समर्थन और सहयोग रहेगा तो एक समुदाय की भावना उनके अंदर डेवलप होगी। डेवलपिंग एन इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम फॉर अ स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है। जो ये IEP है हमारा इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, वो हमें एक स्टूडेंट के लिए यहाँ पर कैसे डेवलप करना है। सो फर्स्टली व्हाट वी हैव टू डू इज़ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। हमें यहाँ पर स्टूडेंट को समझना है, ठीक है, स्ट्रेंथ एंड नीड्स, की उसकी क्या स्ट्रेंथ है और क्या नीड्स है। सो begin with seeking a holistic understanding of the students, including their strengths and needs. Utilize data, assignments, and input from relevant stakeholders, including parents, guardians, colleagues, and most importantly, the student, ठीक है। तो हमें जो भी उसकी फैमिली है, उसके केयर गिवर्स हैं, ठीक है, उसके कलीग्स हैं, उन सबसे उसका डाटा कलेक्ट करना है कि भाई इसको किस चीज़ में वीक, ठीक है, कहाँ पर ये वीक है, कौन से सब्जेक्ट में, पर्टिकुलरली रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स, ठीक है, इनमें से कौन सी चीज़ है जहाँ पर ये पीछे रह रहा है, ठीक है। और जो इसकी इम्प्रूवमेंट है, अगर उन्होंने इम्प्रूवमेंट कराने का ट्राई किया है तो वो क्या करना है। तो जो बच्चे की स्ट्रेंथ है, हमें ये क्या है, नीड्स क्या है, वो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ठीक है, बिफोर मेकिंग एन IEP प्रोग्राम। नेक्स्ट है लिवरेजिंग स्ट्रेंथ्स, ठीक है। हमें प्रायोरिटाइज करना है एड्रेसिंग नीड्स इन द IEP while leveraging the student's strengths. Recognizing and utilizing strengths enhances and effectiveness of the educational plan, ठीक है, कि जो भी एजुकेशन प्लान हम उसके लिए क्रिएट करेंगे, उसकी इफेक्टिवनेस, उसकी स्ट्रेंथ को हम यहाँ पर कैसे फाइंड आउट कर सकेंगे, उसको ज़्यादा इफेक्टिव हम यहाँ पर कैसे बना सकते हैं। तो सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम, ठीक है, IEP विकसित करना है अगर हमें है तो सबसे पहले क्या करना है, विद्यार्थी की समझ में होनी चाहिए कि उसकी क्या क्या ताकत है, क्या क्या ज़रूरत है, ठीक है। वो डाटा हम कहाँ से कलेक्ट करेंगे, उसके माता पिता, अभिभावक, सहकर्मी और सबसे महत्वपूर्ण जो छात्र है, ठीक है, उसकी थ्रू हम जो डाटा कलेक्ट करेंगे कि भाई इसको कहाँ कहाँ पे डिफ़िकल्टीज आती है, क्या क्या इसकी ताकत है जहाँ पर ये अच्छा कर रहा है और क्या क्या इसकी ज़रूरतें हैं, शक्तियों का लाभ उठाना, ठीक है। तो जो छात्र की शक्तियाँ, जो भी इसकी स्ट्रेंथ्स हैं, उनको हमें पहचानना ताकि उनके उपयोग से जो उसकी शैक्षिक योजना है, जो हम उसकी व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम वाली योजना बना रहे हैं, उसको हम ज़्यादा प्रभावशील यहाँ पर कैसे बना सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द डायग्नोसिस और एक्सेप्शनली, तो फर्स्ट प्रोसेस है उसमें कॉग्निटिव प्रोसेस फॉर अ स्टूडेंट with a learning disability acknowledge difficulties in specific cognitive processes such as memory and attention, recognize that these challenges may impact skill development in areas like reading and writing, ठीक है, कि अगर किसी स्टूडेंट को ऐसे रिकॉग्नाइज हो रहा है कि जो मेमोरी है या अटेंशन पावर है वो कम है, तो उसके साथ साथ क्या हो सकता है, उसकी रीडिंग और राइटिंग स्किल्स यहाँ पर कम हो सकते हैं। Intellectual abilities, note that assessed intellectual abilities are at least in the average range, emphasizing the importance of aligning interventions with the student's cognitive strength, कि हमें असेस करना है कि जो बच्चे की इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ हैं, ठीक है, वो किस रेंज में यहाँ पर है, ठीक है, कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इंटरवेंशन हम वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, कि जो स्टूडेंट्स की कॉग्निटिव स्ट्रेंथ है उनको हम यहाँ पर इंक्रीज कर सकें। Integrity of grade level curriculum, so be mindful of the integrity of the grade level curriculum. The long term goal is to facilitate multiple pathways options for the student as they progress through elementary and secondary education, ठीक है, क्यों हमें उसको मल्टीपल ऑप्शंस देनी है, मल्टीपल पाथवेज उसके लिए बनाने हैं
कि जब उसकी ग्रेड यहाँ पर चेंज होती है, ठीक है, तो उसकी प्रोग्रेस को हम कैसे इवेलुएट करेंगे जब वो पर्टिकुलरली एलिमेंट्री से सेकेंडरी, ठीक है, जब उसकी ग्रेडिंग यहाँ पर चेंज हो रहा है, तो हमें इस प्रोसेस में भी माइंडफुल रहना है, ठीक है। तो पहले संज्ञानात्मक प्रतिक्रिया हमें देखना है, फिर उसकी बौद्धिक क्षमताएं, और फिर ग्रेड्स या पाठ्यक्रम की अखंडता को हमें देखना है। तो सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के लिए स्मृति और ध्यान जैसी विशिष्ट संरचनात्मक प्रक्रियाओं में कठिनाइयों को स्वीकार करना है, ठीक है। पहले पहचानना है कि भाई पढ़ने और लिखने जैसे क्षेत्रों में कौशल विकास को प्रभावित कर सकती है, कि अगर उसके कोई यहाँ पर माइंड में कोई इफेक्ट है, डिफेक्ट है, तो उसे जो पढ़ने और लिखने की जो ये चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर प्रभावित हो सकती है। दूसरा, बौद्धिक क्षमताएं, हमें ध्यान देना है कि जो बौद्धिक क्षमताएं कम से कम औसत सीमा में हो, ठीक है, कि उसका IQ लेवल जो है एक ठीक ठाक लेवल का हो, जो छात्र की संज्ञानात्मक स्थितियों के साथ हस्तक्षेप में संरक्षित करने के महत्व पर जोर देता है। और इसके बाद ग्रेड स्तरीय पाठ्यक्रम की अखंडता पर ध्यान देना कि जो है पर ग्रेड कैसा कैसा पाठ्यक्रम उन्होंने बनाए, दीर्घकालिक लक्ष्य प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से प्रगति करते समय छात्रों को लिए कई मार्ग विकल्पों की यहाँ पर सुविधाएं प्रदान करता है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IEP। इसके गोल्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो असेसिंग द curriculum, so the primary goal of IEP is to design a program that maximizes the students' ability to access the curriculum and demonstrate learning, ठीक है, कि उसका प्राइमरी जो गोल है वो यही है कि एक अच्छा यहाँ पर curriculum बच्चे को डिज़ाइन कर सके जो उसकी लर्निंग को यहाँ पर फैसिलिटेट कर सके। एड्रेसिंग नॉलेज स्किल गैप्स, so recognize that modifications to learning expectations may be necessary to fill knowledge or skill gaps, and this could involve a decrease in the number of complexity of expectations at the grade level, ठीक है। हमें कि क्या क्या मॉडिफिकेशंस हम कर सकते हैं, ठीक है, क्या क्या लर्निंग एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर जो है वो नेसेसरी हो सकती है कि ये जो चीज़ें हैं हमें बच्चे को सिखानी है, और जो उसके नॉलेज है और स्किल गैप्स है उनको यहाँ पर फिल कर सकते हैं, ये देखना है। Then consideration of lower grade level expectations. So only consider modified learning expectations from a lower grade level if the students cannot demonstrate learning with other approaches, ठीक है। अगर वो दूसरी किसी अप्रोच से यहाँ पर लर्निंग नहीं कर सकता है, तो जो बिल्कुल लोअर ग्रेड लेवल पे हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर लोअर ग्रेड लेवल की अप्रोचेस जो यूज़ होती हैं लर्निंग के लिए, वो हमें यहाँ पर मॉडिफाइड करनी पड़ेंगी, राइट। तो पहला है कि पाठ्यक्रम तक पहुंचना, कि कैसा पाठ्यक्रम बनाएं जो छात्रों की क्षमता को अधिकतम करता है, ठीक है, उसको इंक्रीज़ करना चाहिए। जो कौशल अंतराल को संबोधित करता है, कि हमें पहचानना है कि ज्ञान या कौशल अंतराल को भरने के लिए सीखने की अपेक्षाओं में संशोधन आवश्यक हो सकता है। इसमें ग्रेड स्तर पर अपेक्षाओं की संख्या या जटिलता में कमी शामिल हो सकती है। एंड देन निचले स्तर की ग्रेड स्तर की अपेक्षाओं पर विचार करना है, कि केवल निचले ग्रेड स्तर से संशोधित सीखने की उम्मीदों पर विचार करें, कि यदि छात्र अन्य तरीकों से यहाँ पर सीखने का प्रदर्शन नहीं करना है, तो उसको जो निचले ग्रेड स्तर है उस तक हमें संशोधित करना है, उसी को हमें मॉडिफाई करना है। लॉन्ग टर्म पाथ टू आर सक्सेस, की सफलता की और दीर्घकालीन मार्ग में बनाना है। इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल पाथवेज, कीप इन माइंड अ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ अलाउिंग मल्टीपल पाथवेज ऑप्शन टू द स्टूडेंट, ठीक है, कि हमें एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव लेकर चलना है बच्चे के लिए, कि छात्र के लिए एकाधिक मार्गों के विकल्पों की अनुमति देने के लिए दीर्घकालीन उद्देश्य को ध्यान रखना है, कि हमें ऐसे ही उसका एम नहीं डिसाइड कर लेना है, बिल्कुल उसका करिकुलम डिसाइड करते टाइम हमें देखना है कि भाई बच्चा जो है दूसरे विकल्प यहाँ पर चूज़ कर सकता है। सो द IEP शुड बी डिजाइंड not only to address immediate needs but also to prepare the student for success as they advance through different education levels, ठीक है। तो जो IEP है इसका ऐसा नहीं कि इसके जो तत्कालीन ज़रूरतें हैं, ठीक है, इमीडिएट नीड्स है उन्हीं को पूरा करने के लिए, बल्कि जो विभिन्न शैक्षिक स्तरों के माध्यम से आगे जब छात्र बढ़ते हैं और उनके सफलता के लिए तैयार करने के लिए भी इनको डिज़ाइन किया जाना चाहिए, कि ताकि ओवरऑल थ्रू आउट द लाइफ एक लॉन्ग टर्म हम उनका जो है यहाँ पर करिकुलम कैसे डिज़ाइन करना है, उनको कैसे सफलता यहाँ पर अच्छी मिल सकती है, किन किन एरियाज़ में मिल सकती है, वैसे वो सब सोचकर हमें जो है IEP के स्टूडेंट की डिसाइड करनी है। Individualized accommodations. So differences in school experience, we have to recognize that the individualized accommodation provided through the IEP can make a significant difference in the student's overall school experience, ठीक है। अगर हम यहाँ पर IEP की करिकुलम बनाते हैं तो हमें समझना होगा कि भाई उसके लिए जो है एक कंप्लीट डिफरेंट एक्सपीरियंस हो सकता है स्कूल में,
facilitating success. So these accommodations are crucial for enabling the student to demonstrate their learning एंड एंश्योरिंग अ पॉजिटिव स्कूल एक्सपीरियंस, ठीक है, कि इनका जो स्कूल का एक्सपीरियंस है वो पॉजिटिव हो सके, उनकी लर्निंग अच्छी हो सके. दे प्ले ए पाइवोटल रोल इन हेल्पिंग द स्टूडेंट नेविगेट चैलेंजेस एसोसिएटेड विद देयर लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है, कि जो अपनी लर्निंग डिसेबिलिटी है उसको वो यहाँ पर कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं, ठीक है. जो इंडिविजुअलाइज्ड अकोमोडेशंस होती हैं हमारी, ठीक है, डिफरेंस आ जाता है इससे हमारे स्कूल एक्सपीरियंस में, और जो हमारी सक्सेस को फैसिलिटेट करती है, कि जो व्यक्तिगत आवास होता है स्कूल अनुभव में, उससे हमें अंतर आ जाता है कि हमें पहचानना चाहिए कि भाई आईईपी के माध्यम से प्रदान की गई व्यक्तिगत आवास छात्र के समग्र स्कूल अनुभव में एक महत्वपूर्ण अंतर ला सकती है. साथ ही साथ सफलता को सुगम बना देते हैं जो ये आवास छात्र को अपनी शिक्षा प्रदर्शित करने और सकारात्मक स्कूल अनुभव सुनिश्चित करने में सक्षम बनाते हैं, क्योंकि उनका जो स्कूल का अनुभव है वो सकारात्मक हो, ठीक है. वे छात्रों को उनकी सीखने की अक्षमता से जुड़ी चुनौतियों से निपटने में मदद करते हैं और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. कोलैबोरेशन एंड रेगुलर रिव्यू, स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व, की जो कोलैबोरेशन है हमें पेरेंट्स के साथ करनी, कोलैबोरेशन विद पेरेंट्स, गार्डियन, टीचर्स एंड सपोर्ट स्टाफ इज एसेंशियल थ्रू आउट द आईईपी डेवलपमेंट, ठीक है, कि जो उस बच्चे के केयर गिवर्स है उसको संभालते उसको पढ़ाते हैं उन सबके साथ एक कोलैबोरेशन हमारा होना चाहिए. रेगुलर कम्युनिकेशन इंश्योर्स दैट एवरीवन इन्वॉल्व्ड इन द सेम पेज रिगार्डिंग द स्टूडेंट्स नीड एंड प्रोग्रेस, ठीक है, और रेगुलर कम्युनिकेशन होना चाहिए इनके बीच में, ताकि हम देख सकें कि भाई वो बच्चे की नीड्स और प्रोग्रेस के लिए यहाँ पर इस चीज़ में इन्वॉल्व है. Ongoing review and adjustment, the IEP should be a dynamic document that is regularly reviewed and adjusted based on the students' evolving needs and progress, ठीक है. ऐसा नहीं है कि एक IEP हमने प्रोग्राम बच्चे के लिए बनाया और छोड़ दिया, हमें देखना है कि भाई उसकी प्रोग्रेस हो गई कुछ चीज़ें उसको आगे, तो उनको यहाँ से हटाओ, उसमें नई चीज़ें ऐड करो, ठीक है. हमें स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को, उसकी नीड्स को यहाँ पर ध्यान में रखना है. Continuous monitoring ensures that interventions remains effective and aligned with the students development, ठीक है, कि जो ये इंटरवेंशंस है इनको उसकी स्टूडेंट के डेवलपमेंट में ही हमें अलाइन करना है, जिससे स्टूडेंट की डेवलपमेंट को हम यहाँ पर इंक्रीज कर सकें. तो हितधारक की भागीदारी बताएगी, जो भी बच्चे के हितधारक होंगे, माता पिता, अभिभावक, शिक्षक, सहायक कर्मचारी, ठीक है, इन सब के सहयोग की यहाँ पर आवश्यकता है. और नियमित संचार भी होना चाहिए ताकि हम उसकी जो प्रगति के संबंध में बातें रख सकें, ठीक है, कि यहाँ पर कैसी कैसी ज़रूरतें हैं बच्चे की और कैसे उसकी डेवलपमेंट हो रही है. निरंतर समीक्षा और समायोजन करना चाहिए, ठीक है, कि बच्चे की प्रगति के आधार पर देखना है हमें कि बच्चे की क्या क्या ज़रूरतें हैं अब, ठीक है, उसकी बढ़ती हुई ज़रूरतें और प्रगति के अकॉर्डिंग हमें उसको यहाँ पर चेंज कर देना चाहिए उसके पाठ्यक्रम को. So, developing an IEP for a student with learning disability requires a comprehensive and collaborative approach, emphasizing the uniqueness of the student's profile and the goal of fostering long-term success. तो यहाँ से हमने कहा कि अगर एक IEP प्रोग्राम हम बनाते हैं तो वो बच्चे को एक अच्छा यहाँ पर पूरी कोलैबोरेटिव अप्रोच देता है थ्रू आउट द लाइफ. एक लॉन्ग टर्म अप्रोच हम उसमें बनाकर चलते हैं. इससे क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म सक्सेस है उसकी जो ग्रोथ है वो यहाँ पर फोस्टर हो जाती है, ठीक है. उस पर ये जोर देते हैं कि बच्चे की जो लॉन्ग टर्म सक्सेस है उसको वो अचीव कर सके, ठीक है, उसकी नीड्स हैं उन पर ध्यान दे सके और उसकी जो प्रोग्रेस है वो यहाँ पर अच्छे से हो सके. नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिशन एजुकेशन, लाइफ लॉन्ग एजुकेशन. वी हैव टू अंडरस्टैंड द ट्रांजिशन ऑफ स्टूडेंट with learning disabilities. So transition होता क्या है basically? Transition refers to the process of moving from one state to another condition to another, ठीक है, कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर हम जाते हैं तो वो ट्रांजिशन होता है, ठीक है. जैसे हम अगर हमारी डेवलपमेंट ही देखें, ठीक है, कि इन्फेंट थे, फिर हमारा ट्रांजिशन हुआ अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, ठीक है, तो ये हो गया ट्रांजिशन कि हम एक स्टेट से अब दूसरी स्टेट में जा रहे हैं, राइट. Throughout a person's life, various transition occurs, often associated with significant life events such as starting school, transition between educational levels, ठीक है, कि हमारा लेवल चेंज हो रहा है वो भी तो ट्रांजिशन है. पहले फर्स्ट क्लास में था, सेकंड, पहले एलिमेंट्री क्लासेस में था, अब मिडिल क्लास में आ गया हूँ, सेकेंडरी क्लासेस में आ गया हूँ, तो ये ट्रांजिशन ही है. एंड एंटरिंग अडल्टहुड, फॉर स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल ट्रांजिशन पीरियड इज़ द मूव फ्रॉम स्कूल टू यंग अडल्टहुड, ठीक है. और जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं उसके लिए जो सबसे ज़्यादा क्रूशियल ट्रांजिशन पीरियड क्या होता है, जब वो अपने स्कूल से यंग अडल्टहुड में यहाँ पर ट्रांजिशन करते हैं. तो संक्रमण की परिभाषा क्या है? संक्रमण से तात्पर्य एक अवस्था स्थिति से
दूसरी अवस्था में जाने की प्रक्रिया को हम संक्रमण बोल देते हैं। किसी व्यक्ति के पूरे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं जो अक्सर महत्वपूर्ण जीवन की घटनाओं से जुड़े होते हैं, जैसे स्कूल शुरू करना, शैक्षिक स्तरों के बीच परिवर्तन और वयस्कता में प्रवेश करना। सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के लिए सबसे महत्वपूर्ण संक्रमण क्या है? जब एक स्कूल से युवा वयस्कता की ओर बढ़ता है, ठीक है, तो ये उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट संक्रमण यहाँ पर बताया गया है। लीगल फ्रेमवर्क फॉर ट्रांजिशन सर्विसेज, ठीक है, वो क्या हुए हैं? सो इन 1997 अमेंडमेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट आइडिया provide a framework for transition services. So these services are defined as a coordinated set of activities designed within the outcome oriented process, ठीक है, कि ये उसके आउटकम पे ओरिएंटेड रहती है, टू फैसिलिटेट मूवमेंट फ्रॉम स्कूल टू पोस्ट स्कूल एक्टिविटीज़, ठीक है, कि वो जो उसकी पोस्ट स्कूल एक्टिविटीज़ है उनको ध्यान दिया जाता है कि उसको बच्चे को हम कैसे फैसिलिटेट करेंगे। सो दीज एक्टिविटीज़ इंक्लूड post secondary education, vocational training, integrated employment, continuing and adult education, adult services, independent living और community participation, ठीक है, कि जो जो चीज़ें एक नॉर्मल एडल्ट अपनी लाइफ में करता है वो चीज़ें यहाँ पर इन्वॉल्व किया, ठीक है, कि उसको सारी सर्विसेज मिल सके, वो इंडिपेंडेंटली रह सके, ठीक है, कम्युनिटी में उसका पार्टिसिपेशन हो, पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन उसको अच्छे से मिल सके। तो ये सारा हमारा संक्रमण सेवाओं के लिए जो कानूनी ढांचा है उसमें डिसाइड हुआ था, जो विकलांग व्यक्ति शिक्षा अधिनियम है 1997, उसमें संशोधन संक्रमण सेवाओं के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। इन सेवाओं में स्कूल और स्कूल के बाद की जो गतिविधियों तक आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए परिणाम उन्मुख प्रक्रिया के भीतर डिजाइन की गई गतिविधियों में एक समन्वित सेट के रूप में परिभाषित किया गया है। इन गतिविधियों में जो उच्च माध्यमिक शिक्षा है, व्यावसायिक प्रशिक्षण है, एकीकृत रोजगार है, सतत और वयस्क शिक्षा है, वयस्क सेवाएं है, या स्वतंत्र जीवन या सामुदायिक भागीदारी, ठीक है, जो भी किसी अडल्ट, जो भी एक नॉर्मल अडल्ट अपनी लाइफ में करता है, वो सारी चीज़ें जो इनकी पोस्ट स्कूल होती हैं वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व की गई हैं। सो द थ्री मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांजिशन सर्विसेज इंक्लूड्स, फर्स्ट वन इज आउटकम ओरिएंटेड प्रोसेस, सो अ प्रोसेस दैट फोकस ऑन द स्टूडेंट्स पोस्ट हाई स्कूल गोल्स, ठीक है, कि पोस्ट हाई स्कूल गोल्स पे यहाँ पर जो फोकस करती है ये होती है हमारी आउटकम ओरिएंटेड प्रोसेस। नेक्स्ट इज इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स नीड्स, प्रेफरेंसेस एंड इंटरेस्ट, ठीक है, कि स्टूडेंट पर फोकस करती है, उसकी क्या नीड है, क्या क्या प्रेफरेंसेस है, क्या उसके इंटरेस्ट है। एंड द थर्ड वन इज कॉम्प्रिहेंसिव एलिमेंट्स encompassing instruction related to service, community experience, development of employment and post school objectives, and acquisition of daily living skills and functional and vocational evaluation, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव एलिमेंट्स जो है बच्चे की, कि पोस्ट स्कूल एक्टिविटीज़ जो भी उसको करनी है, उसके लिविंग स्किल्स हो गए, ठीक है, क्या क्या कम्युनिटी में एक्सपीरियंस करना है, कौन सी सर्विसेज हैं उसको जो अच्छी लगती है, एम्प्लॉयमेंट है उसकी, तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कॉम्प्रिहेंसिव एलिमेंट्स में। तो ये थे 3 मेजर कॉम्पोनेंट्स हमारे ट्रांजिशन के, ठीक है। पहला था कि पोस्ट हाई स्कूल गोल्स हमारे क्या है, फिर हमारे इंटरेस्ट, नीड, हमारी प्रेफरेंसेस क्या है, ठीक है, और हमारी जो पोस्ट स्कूल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमारी डेली के लिविंग स्किल्स, हमारी फंक्शनल वोकेशनल इवेल्युएशन क्या है। तो जो संक्रमण सेवाओं के 3 प्रमुख घटक हमने देखे, पहला था परिणाम उन्मुख प्रक्रिया, एक प्रक्रिया जो छात्र को हाई स्कूल के बाद के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करती है। दूसरी है व्यक्तिगत दृष्टिकोण, छात्र की आवश्यकता और प्राथमिकता और रुचियों पर आधारित है। एंड थर्ड है हमारे व्यापक तत्व, निर्देश संबंधित सेवाएं, सामुदायिक अनुभव, रोजगार का विकास और स्कूल के बाद के उद्देश्य, दैनिक जीवन कौशल का अधिग्रहण, कार्यान्वयन तक व्यवसायिक मूल्यांकन इसमें शामिल है, ठीक है। एक व्यापक तत्व ये दिखाती है। इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रांजिशन प्लानिंग फॉर इंडिविजुअल्स विथ लर्निंग डिसेबिलिटी, कि लर्निंग डिसेबिलिटी वाले जो बच्चों के लिए यहाँ पर ट्रांजिशन की प्लानिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। सो ट्रांजिशन प्लानिंग इज क्रूशल फॉर इंडिविजुअल्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज ड्यूरिंग द क्रिटिकल स्टेज ऑफ मूविंग फ्रॉम हाई स्कूल टू यंग अडल्टहुड, ठीक है। ये हमने देखा कि उनके लिए सबसे ज़्यादा क्रूशल टाइम पीरियड होता है कि जब अपने हाई स्कूल से अपने यंग अडल्टहुड में जाते हैं, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक कि जब वो हाई स्कूल से युवा वयस्कता में जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो द प्रोसेस रिक्वायर्स एक्स्ट्रा प्लानिंग एंड गोल सेटिंग कंसिडरिंग फैक्टर्स सच एज पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन, कैरियर एंड वोकेशनल स्किल्स डेवलपमेंट एंड द एबिलिटी टू लिव इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो हम यहाँ पर सारी चीज़ों को कंसीडर करते हैं, ठीक है, कि उसका कैरियर क्या होगा और जो उसकी पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन वो कैसे लेगा,
अपने स्वतंत्र रूप से क्या वो जी सकता है, ठीक है, उसके लिए क्या क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए, वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट क्या है, तो इन सारी चीज़ों पर यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। तो इसीलिए जो है इसकी इम्पोर्टेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये है हमारी इम्पोर्टेंस फॉर द ट्रांजिशन प्लानिंग ऑफ इंडिविजुअल्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़, ठीक है। तो कंपोनेंट्स हम क्या क्या रखेंगे अपनी प्लानिंग में जब हम किसी स्टूडेंट के लिए यहाँ पर ट्रांजिशन प्लान कर रहे हैं। पोस्ट हाई स्कूल गोल्स, ठीक है, students and their families should collaboratively think about and develop a plan to achieve post high school goals, ठीक है, कि जो फैमिली है और स्टूडेंट है उनको कलेक्टिवली यहाँ पर एक प्लान बनाना चाहिए कि उनको जो है पोस्ट हाई स्कूल गोल्स क्या है, कि उनको अपने लाइफ में क्या करना है। देन हाई स्कूल एक्सपीरियंसेस, डिज़ाइन द हाई स्कूल एक्सपीरियंस टू इक्विप द स्टूडेंट्स विद द स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसेस नीडेड टू अटेन द पोस्ट हाई स्कूल गोल्स, ठीक है, कि उनको क्या ऐसा चीज़ लगती है, उनका हाई स्कूल एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए जिससे जो है उनके पोस्ट हाई स्कूल गोल्स है वो ईजिली अचीव हो सके। देन लिंकेजेस टू पोस्ट हाई स्कूल सर्विसेज, वी हैव टू आइडेंटिफाई एंड एस्टैब्लिश लिंकेजेस टू पोस्ट हाई स्कूल सर्विसेज सपोर्ट्स एंड प्रोग्राम्स बिफोर अ स्टूडेंट्स एग्जिट्स हाई स्कूल, ठीक है, कि जो पोस्ट हाई स्कूल सर्विसेज है हमें उनको आइडेंटिफाई करना है, उनसे लिंक यहाँ पर इस्टेब्लिश करनी है, ठीक है, सपोर्ट यहाँ पर हमें इस्टेब्लिश करना है उससे पहले कि जो स्कूल स्टूडेंट हमारा हाई स्कूल से एग्जिट हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें ट्रांजिशन प्लानिंग में ध्यान रखनी है। तो हाई स्कूल के जो बाद के लक्ष्य है वो हमें देखने हैं। तो वो जो छात्र है और उसके परिवार वालों को बैठकर यहाँ पर सहयोगात्मक रूप से सोचना चाहिए, ठीक है, कि उनको लाइफ में क्या करना है, हाई स्कूल का अनुभव क्या है। तो छात्रों को उनके हाई स्कूल के बाद लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल और दक्षताओं से लैस करने में के लिए हाई स्कूल के अनुभव को डिजाइन करना है, ठीक है, कि बाद में जो है उनके गोल्स है उनके अकॉर्डिंग जो हाई स्कूल वो सुविधाएं उन्हें दे रहा हो, वो स्किल्स उनमें डेवलप करा रहा हो, हाई स्कूल के बाद की सुविधाओं से जुड़ा। तो छात्र के हाई स्कूल छोड़ने से पहले हाई स्कूल के बाद की जो सेवाएं सहायताएं कार्यक्रमों की पहचान करनी है और उनसे एक जुड़ाव स्थापित करना है हमें, राइट। इनिशिएशन एंड मैंडेट ऑफ ट्रांजिशन प्लानिंग, सो परिवर्तन योजना की शुरुआत और अधिदेश। सो आइडिया 04 रिक्वायरमेंट्स क्या है, द इंडिविजुअल डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट mandates the transition planning discussion begin in the first individualized education program that will be in effect with the students turned 16 years, okay, and some states may mandate their earlier start। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो विकलांग व्यक्ति शिक्षा अधिनियम आइडिया 4 है, कहता है कि जो परिवर्तन योजना पर चर्चा पहले व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की जो पहला आईईपी बच्चे के लिए बनाते हैं, ठीक है, उसमें स्टार्ट होती है और तब प्रभावी होगी जब छात्र यहाँ पर 16 वर्ष का होगा, ठीक है, और वो उसके लिए इन इम्पैक्ट कब से होगी कि कब से लागू होगी, जब जो छात्र यहाँ पर 16 ईयर्स का हो जाएगा। ट्रांजिशन सर्विस नीड्स, जो ट्रांजिशन सेवा की आवश्यकताएं हैं, सो द आईईपी मस्ट इंक्लूड अ डिस्कशन अबाउट ट्रांजिशन सर्विस नीड्स इंक्लूडिंग अ स्टेटमेंट बेस्ड ऑन अ ट्रांजिशन असेसमेंट एंड फ्यूचर गोल्स, ठीक है, कि उसमें फ्यूचर गोल्स को क्या इंपॉर्टेंस दी गई, क्या बच्चे के फ्यूचर गोल्स हैं। सो द एनुअल आईईपी मीटिंग्स मस्ट फोकस ऑन स्पेसिफिक प्लानिंग एंड गोल सेटिंग फॉर नेसेसरी ट्रांजिशन सर्विसेज, राइट। तो आईईपी में जो ट्रांजिशन सेवा है आवश्यकताओं के बारे में चर्चा शामिल होनी चाहिए। इसमें ट्रांजिशन मूल्यांकन और भविष्य के लक्ष्यों पर आधारित एक वक्तव्य भी शामिल होना चाहिए। वार्षिक आईईपी की जो बैठक होती है तो उनमें संक्रमण सेवाओं के लिए विशिष्ट योजना लक्ष्य निर्धारण करने पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। फैक्टर्स इंक्लूडिंग इन प्लानिंग, क्या क्या चीज़ें हैं हमें जो अपनी प्लानिंग में इंक्लूड करनी है। एकेडमिक प्रिपरेशन, कम्युनिटी एक्सपीरियंस, डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल एंड इंडिपेंडेंट लिविंग ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शनल वोकेशनल इवेल्युएशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें अपनी प्लानिंग में याद रखनी है कि उसकी शैक्षणिक तैयारी कितनी है, सामुदायिक अनुभव कैसा है, व्यावसायिक और स्वतंत्र जीवन जीने के उद्देश्य ने जो स्किल्स हैं वो उसके अंदर डेवलप है या नहीं है, ठीक है। फिर आता है पेरेंटल डेवलपमेंट, जो माता पिता की भागीदारी है। सो पेरेंट मस्ट बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस टुवर्ड मीटिंग ट्रांजिशन गोल्स, ठीक है। तो पेरेंट्स को हमें इन्फॉर्म करना होता है बिफोर मीटिंग द ट्रांजिशन गोल्स एंड दे प्ले एन एक्टिव रोल इन द ट्रांजिशन प्लानिंग प्रोसेस। और उसमें जो है वो भी एक एक्टिव रोल प्ले करते हैं कि वहाँ पर वो कुछ चीज़ें सजेस्ट करते हैं, ठीक है, वो वहाँ पर सजेशंस अपने दे सकते हैं, उसमें चेंजेस वो करा सकते हैं। तो माता पिता को संक्रमण लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में छात्र की प्रगति के बारे में सूचित किया जाना चाहिए और वे संक्रमण योजना प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इनिशिएशन ऑफ ट्रांजिशन प्लानिंग, जो संक्रमण योजना की शुरुआत है। सो डिस्कशन टाइमिंग, सो द आईईपी टीम में इनिशिएट डिस्कशन अबाउट ट्रांजिशन सर्विसेज
बिफोर द स्टूडेंट टर्न्स 16 इफ़ डीम्ड अप्रोप्रिएट। तो जो IEP की टीम है वो अगर बच्चा 16 ईयर्स का है तो उससे पहले कि उसके ट्रांजिशन सर्विसेज के बारे में एक प्लानिंग बनाना वहाँ पे स्टार्ट कर देती है। देन हमारा पेरेंटल इनिशिएटिव, इफ ट्रांजिशन प्लानिंग हैज़ नॉट कमेंस्ड बाय द टाइम द स्टूडेंट टर्न 16, parents are encouraged to initiate the process, emphasizing the importance of proactive involvement। ठीक है, तो अगर यहाँ पर छात्र जो है 16 वर्ष का हो भी गया लेकिन स्टिल जो परिवर्तन योजना शुरू नहीं हुई, तो यहाँ पर माता पिता को सक्रिय भागीदारी की महत्वपूर्ण जोर देते हुए प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, कि वो इस जो IEP की प्रोसेस है उसको स्टार्ट करें। ठीक है, वो जो IEP के प्रोफेशनल्स हैं उनको उनसे इस बारे में बात करें और एक IEP जो प्रोसेस अपने बच्चे के बारे में वो स्टार्ट कर दें। So transition planning for individuals with learning disabilities is not only a legal requirement but a critical step in ensuring a successful transition to adult life, addressing potential challenges related to employment, community participation and independent living। तो जो सीखने की अक्षमता वाले व्यक्तियों के लिए परिवर्तन योजना न केवल एक कानूनी आवश्यकता है बल्कि वयस्क जीवन में भी सफल परिवर्तन सुनिश्चित करने, रोजगार, सामुदायिक भागीदारी और स्वतंत्र जीवन जीने से संबंधित संभावित चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, कि हम बच्चे का ट्रांजिशन की ही एक प्लानिंग कर रहे हैं कि यहाँ से वो कहाँ जाएगा, क्या अपनी लाइफ में करेगा। ठीक है, तो इनसे क्या उनको हेल्प मिल जाती है बहुत ज़्यादा। सो रोल ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट इन ट्रांजिशन प्लानिंग, कि जो हाई स्कूल है उसकी क्या भूमिका रहती है हमारे ट्रांजिशन प्लानिंग में। सो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन ट्रांजिशन प्लानिंग, हाई स्कूल स्टूडेंट प्लेस अ pivotal role in transition planning, which involves preparing for life after high schools. This period may planning allows a student to take an active role in shaping their education, makes it relevant to their future aspirations। ये ठीक है, तो जो हाई स्कूल में अगर हम देखते हैं कि जो संक्रमण की योजना है वो क्यों महत्वपूर्ण होती है, तो हाई स्कूल के बाद की जो जीवन है उसकी हम तैयारी करते हैं होते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है। योजना की यह अवधि छात्र को अपनी शिक्षा को आकार देने में एक सक्रिय भूमिका निभाती है। ठीक है, कि यहाँ पर वो डिसाइड करता है कि उसको जो क्या स्किल्स अपनी लाइफ में चाहिए, उनको जो वहाँ पर यहाँ पर और उनको अच्छे से इम्प्रूव कर सकता है, जिससे उनके भविष्य की आकांक्षाओं के लिए प्रासंगिक हो जाती है। ठीक है, उनके कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो हम देख लेते हैं। सो सेटिंग गोल्स एंड प्रपोजिंग ड्रीम्स, सो द स्टूडेंट्स शुड बिगिन thinking about their aspiration as an adult। So this is an opportunity to set goals and purpose ड्रीम्स, एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द प्लानिंग प्रोसेस। तो उनको जो प्लानिंग प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, एज एन अडल्ट उनको यहाँ पर बिहेव करना है। ठीक है, गोल सेट करने, अपने ड्रीम्स सेट करने होते हैं। देन प्रोवाइडिंग एबिलिटीज एंड आइडेंटिफाइंग इंटरेस्ट, राइट। So transition planning is a chance for the student to demonstrate their capabilities. It's an avenue to identify interests, strengths, and the areas where they feel competent, emphasizing abilities rather than difficulties। ठीक है, जहाँ पर वो अपनी एबिलिटीज़ फील करते हैं कि ये मेरी एबिलिटी है rather than difficulties, तो ऐसे ही उनको अपने इंटरेस्ट उनको बताने होते हैं ताकि उनका जो प्लान है वो एक अच्छा प्लान यहाँ पर बन सके। रियलिस्टिक कंसिडरेशंस बताने होते हैं रियल ग्राउंड्स पे। वाइल ड्रीमिंग बिग द स्टूडेंट शुड हैव ऑल्सो बी रियलिस्टिक अबाउट accommodations about their learning difficulties and pursuit of education and vocation। So it involves finding a balance between aspiration and practical consideration। ठीक है, कि जो है उनको रियल कंसिडरेशन बतानी होती है। ऐसा नहीं है कि बस उसने कुछ भी बोल दिया, उसके लिए कोई टूल्स नहीं है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, तो ऐसी कोई टर्म उसको नहीं बतानी। रियलिस्टिक कंसिडरेशंस उसकी होनी चाहिए कि उसको अपनी लाइफ में क्या करना है। तो लक्ष्य निर्धारित करना और सपने प्रस्तावित करना यहाँ पर वो कर सकता है अपने प्रोग्राम में। ठीक है, कि ताकि उसका जो प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग हो सके। ठीक है, उसके डेवलपमेंट इससे हो सके। क्षमताओं को साबित करना और रुचियों की पहचान करना। तो ट्रांजिशन प्लानिंग छात्र के लिए अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने का मौका देती है। ठीक है, कि क्या क्या उसकी क्षमताएं हैं। यहाँ पर जो कठिनाइयाँ हैं उनसे उनके बजाय उनको जो क्षमताएं हैं उन पर यहाँ पर उनको जोर देना है। यथार्थवादी विचार, तो बड़े बड़े सपने के देखने के साथ साथ छात्र को शिक्षा और व्यवसाय की खोज में अपनी सीखने की कठिनाइयों को समायोजित करने के बारे में भी यथार्थवादी होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल एक हाई लेवल का ड्रीम यहाँ पर सेट कर सके कि जिसको सीखने में बहुत सारी कठिनाइयाँ उसको हो, तो ऐसा नहीं है कि यथार्थवादी विचार होना चाहिए। इसमें आकांक्षा और व्यवहारिक विचारों के बीच एक संतुलन उसको बना के रखना चाहिए।
प्रिपरेशन स्टेप्स फॉर ट्रांजिशन प्लानिंग, ठीक है, कि इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं। प्रिपरेशन स्टेप्स क्या होते हैं अगर हम ट्रांजिशन प्लानिंग करते हैं। यूटिलाइजिंग कैरियर सेंटर्स, यू यूज़ द स्कूल्स कैरियर सेंटर टू आइडेंटिफाई इंटरेस्ट्स एंड एक्सप्लोर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर चूजन फील्ड, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एक्सप्लोर करना है कि जो उसके इंटरेस्ट क्या है, उसके लिए जो एजुकेशन या ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स है उस फील्ड में जहाँ पर बच्चों को जाना है वो क्या क्या है। कंप्लीट इंटरेस्ट इन्वेंट्रीज, ठीक है, सो एंगेज इन इंटरेस्ट इन्वेंट्रीज टू आइडेंटिफाइंग पर्सनल इंटरेस्ट, स्किल्स, एबिलिटीज़ एंड एप्टीट्यूड रिलेटेड टू पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, कि हमें ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहिए जैसे कि हम पता लगा सकें कि हमारा एप्टीट्यूड कितना, हमारी एबिलिटीज़ यहाँ पर कितनी ज़्यादा इंक्रीज हुई, ठीक है, ताकि जो हमारी जो एक पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो। तो पहले हमें क्या करना है, करियर केंद्रों का उपयोग करना है, ठीक है, कि कहाँ पर हमें करियर बनाना, उसके लिए क्या क्या हमारी आवश्यकता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, संपूर्ण रुचि सूची, ठीक है। तो एक संभावित रोजगार से संबंधित कि हमें कोई जो एम्प्लॉयमेंट लेनी है उसके लिए जो व्यक्तिगत रुचि या कौशल, क्षमता और योग्यता है, ठीक है, उनकी पहचान के लिए भी हमें यहाँ पर एक संपूर्ण रुचि सूची बनानी होती है। Gain practical experience. Undertake volunteer work or entry level jobs in areas of interest to gain practical experience, ठीक है। अगर हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए तो एक जो एंट्री लेवल जॉब होती है वो हमें सबसे पहले लेनी पड़ेगी ताकि वहाँ पर हमारा एक प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस हो जाए। ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यूज, सो ऑब्जर्व एंड इंटरव्यू अडल्ट वर्किंग इन फील्ड ऑफ इंटरेस्ट टू गैदर इंसाइट्स इनटू पोटेंशियल करियर पाथ, ठीक है। हमें ऑब्जर्व करना चाहिए, इंटरव्यूज़ देने चाहिए ऐसे फील्ड्स में जहाँ पर हमें इंटरेस्ट हो ताकि हम उनके इंसाइट्स यहाँ पर ले सकें, ठीक है, कि यहाँ पर कैसे तरीके से काम होता है, क्या क्या इनकी नीड्स है। देन विजिट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स एंड कॉलेजेस, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हमें जाना है कॉलेज उनको एक बार विजिट हम कर सकें। विजिट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स एंड कॉलेजेस टू अंडरस्टैंड एंट्रेंस रिक्वायरमेंट, कि वहाँ की एंट्रेंस रिक्वायरमेंट्स क्या है। एडिंग इन द सिलेक्शन ऑफ रेलिवेंट हाई स्कूल क्लासेस, ठीक है, कि हमें फ्यूचर में अगर किसी बच्चे ने बताया कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना तो हमें वहाँ पर जाकर विजिट करना चाहिए कि जो हमारा आईईपी प्रोग्राम है उसमें हम उसको इंक्लूड करें या ना करें, कि जो उसकी एंट्रेंस रिक्वायरमेंट्स है क्या हम वो मीट करते हैं या नहीं करते, ठीक है। एंड एडिंग द सिलेक्शन ऑफ रेलिवेंट हाई स्कूल क्लासेस, ठीक है, कि जो हमारी हाई स्कूल क्लासेस है उन वो यहाँ पर कितने रेलिवेंट उनके लिए, क्या उसमें स्किल्स है जो यहाँ पर काम आ रहे हैं। तो व्यवहारिक अनुभव हमें प्राप्त करने पहले तो, ठीक है, एक्सपीरियंस चाहिए कि जब बिल्कुल एंट्री लेवल जॉब होती है वो हम उस कम्युनिटी में कर सकते हैं, उस प्रोफेशन में कर सकते हैं जहाँ पर हमें करियर बनाना है। अवलोकन और साक्षात्कार कर सकते हैं। तो संभावित कैरियर पंथों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए उन क्षेत्रों में जो काम करने वाले वयस्क है उनसे निरीक्षण कर सकते हैं, ठीक है, उनसे हम पूछ सकते हैं कि भाई कैसे जॉब होती है, क्या होता है। प्रशिक्षण संस्थानों और कॉलेजों का दौरा कर सकते हैं। तो प्रासंगिक हाई स्कूल कक्षाओं के चयन की सहायता करते हेतु जो प्रवेश आवश्यकताओं को समझने के लिए प्रशिक्षण संस्थान और कॉलेजों का दौरा कर सकते हैं कि क्या इस कॉलेज में मेरा एडमिशन हो भी सकता है या नहीं, ठीक है। ऑनगोइंग लर्निंग डिसेबिलिटीज़ सपोर्ट, ठीक है, तो जो हमारा ये ऑनगोइंग लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का सपोर्ट था जो हमने देखा, इसके कंक्लूजन क्या है। सो द कंक्लूजन एम्फसाइजेस द इवॉल्विंग फील्ड ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़, एम्फसाइजिंग द नीड ऑफ प्रिवेंशन, कि कैसे प्रिवेंट कर सकती हैं, innovative interventions, early identification, and continuous support. It acknowledges advancements in neurosciences and genetics as promising avenues for further understanding and addressing learning disabilities. And it highlights the importance of school becoming more adept at working with different types of learning disabilities and improving assessments for minority students with learning disabilities. And the ultimate goal is to provide appropriate support and interventions for families with a history of learning disabilities and enhance overall outcome for individuals facing learning challenges. तो हमने ये सब जो देखा कि जो उनको सपोर्ट मिल रहा है वो क्या, ठीक है, कि उनके लिए पर्सनलाइज यहाँ पर हम प्रोग्राम्स बना रहे हैं, ठीक है, ट्रांजिशंस प्रोग्राम बना रहे हैं। और जो स्कूल्स है वहाँ पर भी क्या है, जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा अच्छी शिक्षा हम दे पा रहे हैं, ठीक है, उनको इक्वली ट्रीट कर पा रहे हैं। इतने सारे मेथड्स हमारे पास आ गए हैं, ठीक है, जिससे हम उनको जो प्रिवेंशन भी कर सकते हैं स्टार्टिंग में, और अगर नहीं है तो उसको बाद में हमें कैसे उसकी केयर करनी है वो हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं। तो जो चल रही सीखने की अक्षमताओं में हमने शायद उसका निष्कर्ष अगर हम देखें तो वो यही था कि जो सीखने की क्षमताओं में उभरते क्षेत्र पर जोर देता है, रोकथाम, नवीन हस्तक्षेप, शीघ्र पहचान, निरंतर समर्थन की आवश्यकता पर जोर देता है। ये तंत्रिका विज्ञान और आनुवंशिकता में जो प्रगति को सीखने की अक्षमताओं
और अधिक समझने की ओर संबोधित करने पर आशाजनक रास्ते के रूप में स्वीकार करता है कि यहाँ पर अभी भी होप है कि भाई बच्चे अच्छे से कर सकते हैं। यह विभिन्न प्रकार की सीखने की अक्षमताओं के साथ काम करने और सीखने की अक्षमताओं वाले अल्पसंख्यक छात्रों के मूल्यांकन में सुधार करने में स्कूल और अधिक कुशल बनाने पर महत्व देता है कि स्कूल जो है बहुत ज़्यादा उनको कुशल बना दे कि ऐसे स्टूडेंट्स को वो अच्छे से पढ़ा सके। तो अंतिम लक्ष्य सीखने की अक्षमताओं के इतिहास वाले परिवारों के लिए उचित सहायता और हस्तक्षेप प्रदान करता है। ठीक है, कि जब ऐसा किसी का इतिहास है कि वहाँ पर जो सीखने की अक्षमता वाले बच्चे हैं तो उनको एक उचित सहायता दी जाए, हस्तक्षेप दिया जाए और सीखने की चुनौतियों का सामना करने वाले व्यक्तियों के लिए एक समग्र परिणामों को बढ़ाता है। राइट, so the unit is complete, and if you like our content you can subscribe to our channel for more content related to B.Ed special education and special education teacher. So see you in the next video. Till then, namaskar.